डॉक्टर श्वेता जायसवाल और डॉक्टर धवल पटेल अगर हमें सुन रहे हैं तो प्लीज अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर दीपक शर्मा, दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल का जनरल सेक्रेटरी, आप सभी लोगों का दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के इस वेबिनार सीरीज में आपका स्वागत करते हैं। आज हमारा 24वां वेबिनार है। दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के इस वेबिनार में जो लोग भी नए हैं, मैं उन लोगों को बता दूं कि दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन 1932 में डॉक्टर युद्धवीर सिंह सर द्वारा बनाई गई थी। डॉक्टर युद्धवीर सिंह सर ने दिल्ली में नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और बहुत सारी होम्योपैथिक डिस्पेंसरी का भी फाउंडेशन किया। 1932 से लगातार दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन बहुत सारे होम्योपैथी क्लिनिक प्रोग्राम जैसे CME कैंप्स, हेल्थ कैंप्स और बहुत सारे काम करती आई है। मुझे सौभाग्य मिला है और आप सब लोग साथ में रहेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। मैं आपको बता दूं कि हम लोग हर वेबिनार में रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सभी लोगों से मेंबरशिप लेने के लिए। तो अभी हमारे नए मेंबर ज्वाइन हुए हैं, जिनकी मेंबरशिप कम्प्लीटली अप्रूव कर ली गई है। कुछ लोग हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स अभी पेंडिंग हैं, वेरिफिकेशन हो जाएंगे तो वो लोग भी DHMA के मेंबर होंगे। तो आज मैं स्वागत करता हूँ डॉक्टर धवल पटेल और डॉक्टर श्वेता जायसवाल। अगर आप लोग मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज़ अपनी वीडियो ऑन कर लें ताकि सब लोग आपको जान सकें और पहचान सकें कि ये दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के आप रेगुलर मेंबर हैं। अगर आप अभी नहीं हैं और वीडियो नहीं कर पा रहे तो हम आपकी इंट्रोडक्शन बाद में करा लेंगे। और आज स्पीकर नहीं हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे कोई बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। अपना स्वागत, मैं सबका स्वागत करता हूँ तो आज मैं अपना स्वागत खुद कर लेता हूँ। और हमारे साथ आज हमारे सहयोगी डॉक्टर VP सिंह सर जो दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के पैटर्न हैं, और डॉक्टर श्वेता सिंह जो दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के पैटर्न हैं। सभी लोग हमारे साथ में हैं। तो डॉक्टर VP सिंह सर, हम लोग इजाज़त है शुरू करने की। बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे स्पीकर डॉक्टर दीपक शर्मा का आज के 24th वेबिनार में। मैं आशा करता हूँ कि लाइक पोडियम अल्टीमेट मैन, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट आपने सुना है, हम सभी उससे लाभान्वित होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप अपना मीटिंग की शुरुआत करें। धन्यवाद। अभी इस समय हमारे पास डॉक्टर धवल पटेल आ गए हैं, तो डॉक्टर धवल पटेल आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज आप लोग अपने बारे में सब लोगों को बताइए और बताइए कि आपको DHM मेंबरशिप लेकर के कैसा लग रहा है। सर, मेरा नाम डॉक्टर धवल पटेल है। आई एम फ्रॉम सूरत, गुजरात, और मैं ऑनलाइन क्लिनिक चलाता हूँ, केवल हीलिंग होम्योपैथिक क्लिनिक। और मेरा क्लिनिक है HP होम्यो करके, और मैं एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एज अ मेडिकल ऑफिसर वर्क भी करता हूँ फॉर इंक्रीजिंग माय क्लिनिकल नॉलेज। और मैं 8 ईयर से सूरत में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन में। आपके दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन का जो सर्टिफिकेट है और रजिस्ट्रेशन नंबर है बहुत जल्दी आपके ईमेल पर पहुंच जाएगा। डॉक्टर श्वेता जायसवाल भी हमारी मेंबरशिप की वेरिफिकेशन उनकी कंप्लीट हो चुकी है, तो अगर वो हैं तो प्लीज़ अपनी वीडियो ऑन कर लें, वरना हम लोग बाद में उनका इंट्रोडक्शन करा देंगे। तो आज मैं आप लोगों को कुछ बातें बताने जा रहा हूँ लाइकोपोडियम के बारे में, लेकिन उससे पहले एक आपको संदेश दे दूं जो बहुत दुख भरा है। वेस्ट बंगाल में एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर AK नाग, जिनकी कोरोना वायरस से डेथ हो गई है। मेडिकल कॉलेज में लेक्चरर थे, बहुत ही अच्छा कैरेक्टर था। मेरी मुलाकात भी शायद एक बार उनसे कलकत्ता के एक सेमिनार में हुई थी। और ये बहुत दुख का विषय है कि शायद हमारी इंडिया में पहला एक ऐसा होम्योपैथ है जो कोरोना वायरस से जिसकी डेथ हुई है। और ये भी फख्र की बात है कि उन्होंने काम करते करते ही उनको इन्फेक्शन हुई। कुछ एसिम्प्टोमेटिक थे, लेकिन कोरोना वायरस था और डेथ किस वजह से हुई है। अब कोरोना पॉजिटिव आया तो आजकल यही माना जाता है कि कोरोना पॉजिटिव है तो कोरोना की वजह से डेथ हुई होगी। तो हम उनको बहुत बहुत नमन करते हैं। हम के लिए प्रार्थना करेंगे सभी लोग। और मैं चाहता हूँ कि ये बहुत दुखदायी है कि अगर हमारे होम्योपैथिक चिकित्सक बंधु भी कोरोना से संक्रमित होने लगेंगे, तो मैं सब लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि आप भी सब लोग बहुत
आराम से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि कम्युनिटी स्प्रेड इस समय बहुत ज़्यादा हो रहा है। सब लोग अपने अपने जो भी प्रिकॉशंस ले सकते हैं, उसके 2 सबसे अच्छे मेजर्स हैं जो मैंने अभी तक पाए हैं, वो है डिस्टेंस मेंटेन करना और दूसरा हैंड वॉशिंग करना, तीसरा मास्क लगाना। तो ये जरूर अपने क्लिनिक में फॉलो करिएगा। अगर ये नहीं कर पाते हैं तो प्लीज़ प्रैक्टिस बहुत सोच समझ के करिएगा, क्योंकि आपके यहाँ क्या कोरोना का हाल है मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ दिल्ली में तो अभी बहुत अच्छा खासा स्प्रेड हुआ पड़ा है। तो खैर सब लोगों की स्वास्थ्य की कामना करता हूँ पूरी दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से। और आज हम शुरुआत करते हैं लाइकोपोडियम के बारे में। लाइकोपोडियम के बारे में मैं आपको आज कुछ बताता हूँ जो मैंने पढ़ा है, लाइकोपोडियम के बारे में सीखा है। बहुत सारे लोग लाइकोपोडियम को थोड़ा गलत निगाह से भी देखते हैं, बहुत सारे लोग बहुत अच्छी निगाह से भी देखते हैं। तो देखते हैं कि आखिर एक्चुअली है क्या लाइकोपोडियम। तो मेरे मन में आया था कि लाइकोपोडियम के बारे में आप सब लोगों को जब बताऊं तो आपको बताऊं कि वो कितनी अच्छी पर्सनालिटी होता है, आपको कैच कैसे करना होता है, आपको क्या एक्चुअली पता लगाना होता है। क्योंकि जो मेरे गुरु हैं डॉक्टर एस.के. डे, वो मुझे एक बात कहते थे कि लाइकोपोडियम और पल्सिल्ला अगर आप पहले प्रिस्क्रिप्शन में आप पहचान पा रहे हैं इन दोनों मेडिसिन को, तो या तो आप मैटर मेडिका के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं, या आपका लक बहुत अच्छा है कि आप लाइकोपोडियम और पल्सिल्ला को एक बार में, मुझे लगता है अर्थक्वेक है। अर्थक्वेक है सर। अर्थक्वेक है, यस प्लीज। हम थोड़ी देर स्टॉप करते हैं। अर्थक्वेक है। सॉरी साथियों, यहाँ पे एक अर्थक्वेक था जिसका मैग्नीट्यूड मुझे लगता है कि 4.5 से थोड़ा ज़्यादा रहना चाहिए था, तो थोड़ा बाहर चला गया था क्योंकि सभी लोग बाहर थे। अच्छा खासा अर्थक्वेक था। खैर, हम लाइकोपोडियम के बारे में आज शुरू करते हैं। जी, मैं आपको सबको लाइकोपोडियम के बारे में बता रहा था कि जो मेरे टीचर थे डॉक्टर एस.के. डे सर, वो हमेशा बताते थे कि लाइकोपोडियम और पल्सिल्ला दोनों मेडिसिन को अगर आप एक बार में पहचान रहे हैं तो या तो आपकी मैथमेटिका बहुत अच्छी है, या फिर आप बहुत लकी हैं कि आपने लाइकोपोडियम और पल्सिल्ला जैसे मेडिसिन को एक बार में पहचान लिया। लाइकोपोडियम द अल्टीमेट मैन, ये मेरा अपना बनाया हुआ एक टॉपिक है।
क्योंकि मैं शायद इससे बढ़िया आदमी किसी को समझता नहीं। बहुत ही अच्छा है। जब हम बात करते हैं कि जो डॉक्टर हैनीमैन सर ने जब प्रूविंग करना शुरू किया मेडिसिन के बारे में, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को ऐसे चुना कि वो किसी ना किसी लिटरेचर में पहले से मौजूद थी। उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर का कंसेप्ट लेकर के सारी प्रूविंग की होंगी। ऐसे ही लाइकोपोडियम को कार्ल लिनियस ने 1753 में डिस्कवर कर दिया था। और लाइकोपोडियम के बारे में आपको और भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बताता हूँ कि डॉक्टर हैनीमैन सर ने, जैसे जब हम बात करते हैं फिशेस की, तो उन्होंने सीपिया जैसी एक फिश को चुना सिर्फ डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर की वजह से। बहुत सारी फिशेज को छोड़ करके सिर्फ एक फिश पे कंसाइज किया, कुछ ही मिनरल्स पे कंसाइज किया, कुछ ही प्लांट्स पे, कुछ ही मिनरल्स पर, जैसे सल्फर, कैल्केरिया कार्ब, या और बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जिनको उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर से लिया। और डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर पे काम करते हुए उन्होंने उन मेडिसिन की प्रूविंग शुरू की, क्योंकि उनको पता था कि डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर में जो है वही मेडिसिन की प्रूविंग में कहीं ना कहीं आना चाहिए जो उन्होंने चाइना से सीखा। जब चाइना की प्रूविंग कर रहे होंगे तभी उन्होंने बहुत सारे लिटरेचर, क्योंकि आपको बता दूं कि डॉक्टर हैनीमैन सर एक अच्छे साइंटिस्ट भी थे। जैसे आपको याद होगा कि आप जब मर्कसॉल पढ़ते हैं या कॉस्टिकम पढ़ते हैं, तो कॉस्टिकम के आगे कॉस्टिकम हैनीमैनाई लिखा होता है, या मर्कसॉल के आगे मर्क्स सोल्यूबलस हैनीमैनाई लिखा होता है। इसका मतलब ये है कि मर्कसॉल और कॉस्टिकम जैसे मटेरियल को इन्होंने सॉल्युबल बनाया था। मर्कसॉल जो कभी भी वाटर सॉल्युबल या अल्कोहल में सॉल्युबल नहीं होती थी। डॉक्टर हैनीमैन सर पहले एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने मर्कसॉल, मरकरी को सॉल्युबल बना दिया था। तो डॉक्टर हैनीमैन सर एक डॉक्टर होने के साथ साथ एक साइंटिस्ट भी थे। उनको बॉटनी का, उनको जूलॉजी का भी बहुत अच्छा ज्ञान था। और मैं समझता हूँ कि हर एक डॉक्टर को बॉटनी और जूलॉजी का ज्ञान होना चाहिए। तो लाइकोपोडियम के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इसका कॉमन नेम क्लब मॉस या रनिंग क्लब मॉस है। लाइकोपोडेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, और लाइकोपोडेसी फैमिली में लगभग 500 स्पीसीज हैं। आप सोचिए, इतनी सारी स्पीसीज में से लाइकोपोडियम क्लेवेटम एक स्पीसीज को उठाया और उस पर काम शुरू करा। जहाँ तक हम लाइकोपोडियम की बात करते हैं तो मोर देन 47 स्पीसीज इस समय अवेलेबल हैं लाइकोपोडियम की, लेकिन हम लोग अभी तक सिर्फ लाइकोपोडियम क्लेवेटम पर रुके हुए हैं। डॉक्टर हैनीमैन सर होते या उनके स्टूडेंट होते या उनके फॉलोअर्स होते तो आज शायद इन सारी स्पीसीज का अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रूविंग कर चुके होते या बता चुके होते कि अलग अलग मेडिसिन कहाँ कहाँ पे यूज होती हैं। लेकिन अभी तक तो हम लोग लाइकोपोडियम क्लेवेटम के सिम्टम्स को ही बहुत अच्छी तरह से वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं। लाइकोपोडियम बेसिकली ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स, क्योंकि थोड़ी सी बॉटनी है, मुझे पता है कि आप लोगों को शायद थोड़ा इंटरेस्ट ना आए, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि लाइकोपोडियम का ओरिजिन हुआ कहाँ से। ब्रायोफाइट्स एवेस्कुलर प्लांट्स थे जिसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं था। सेम जो नेक्स्ट जनरेशन थी टेरिडोफाइट्स, ये एक ऐसी जनरेशन थी जहाँ पे वेस्कुलर सप्लाई आई और इनोवेशंस हुई। लाइकोपोडियम इनोवेशन से भरपूर है, आगे चल करके बताएंगे, लेकिन पहले आपको एक बेसिक कंसेप्ट बता दूं कि लाइकोपोडियम क्लेवेटम ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स की एक कनेक्टिंग लिंक है। और टेरिडोफाइट्स का ये करेक्टर था कि उन्होंने सीड को बनाया था। प्लांट में जो सीड बना था वो सबसे पहले टेरिडोफाइट्स में बना था, और ये एक नया इन्वेंशन था पूरे प्लांट के लिए, पूरे प्लांट जगत के लिए, जहाँ पे सीड का फॉर्मेशन हुआ था। लेकिन इस सीड को बचा के रखना था, हर एक प्लांट की जिम्मेदारी थी। तो टेरिडोफाइट्स ने बहुत बखूबी निभाया। आपके सामने अभी जो पिक्चर है ये टिपिकल लाइकोपोडियम है। एक स्टेम है, दिख रहा होगा। उसके बाद कुछ नीचे लीव्स भी दिख रही होंगी जो स्टेम पे लगी हुई हैं। एक और स्ट्रक्चर, ये लाइकोपोडियम क्लेवेटम के टिपिकल पिक्चर्स हैं और बहुत इस सुपरफिशियली रिजेंबल करता है ऐसी लीव्स को जो स्टेम्स पे हैं। आप देख रहे हैं जहाँ पे सीडलिंग आया, एक ही स्टेम। आपने जब भी किसी पेड़ को देखते हैं तो पहले एक तना आता है, उसके बाद पत्तियां आती हैं जो हाई ग्रेड प्लांट्स हैं। लेकिन जब ये शुरू हुआ था तब प्लांट्स की इस जनरेशन में स्टेम पर ही लीव्स और सीड्स आए थे। ये पहला इनोवेशन था इन प्लांट्स के लिए। नॉर्दर्न अमेरिका में सबसे ज़्यादा पाया जाता था। आप सोचिए कि लाइकोपोडियम क्लेवेटम उस कंट्री से उठाया, प्रूविंग हुई,
तो क्या लाइकोपोडियम क्लेवेटम जो आज इंडिया में ग्रो कर रहा है उसकी प्रूविंग भी क्या सेम होंगी? क्या उसकी सॉइल भी बिल्कुल वैसी ही रही होगी जहां से पहले डॉक्टर हिनमैन ने सर ने प्रूविंग की होगी? डैम्प एसिडिक सॉइल था। ये सब मैं जो आपको बता रहा हूँ इससे आपको लाइकोपोडियम समझने में मेरे हिसाब से बहुत हेल्प मिलेगी। अगर नहीं मिली तो शायद मेरी मेहनत थोड़ी खराब रहेगी। इसके जो स्पोर्स होते हैं वो बिल्कुल येलो कलर के होते हैं और इन्हीं स्पोर्स से मेडिसिन बनती है। ये जो आपको पाउडर दिखाई दे रहा है ये बिल्कुल येलो कलर का है। इस पाउडर की कुछ खास बात है जो आपको मैं एक छोटी सी वीडियो में दिखाता हूँ। It's just a powder inside of the water. इस वीडियो में ये साइंटिस्ट जो हैं दो टाइप के एक्सपेरिमेंट करते हैं लाइकोपोडियम के स्पोर से, जिसमें से पहला एक्सपेरिमेंट है कि एक जार में पानी लेते हैं और उसके ऊपर लाइकोपोडियम के जो पाउडर है उसको स्प्रेड करते हैं और स्प्रेड करने के बाद आप देखेंगे कि दैट इज वन ऑफ द क्वालिटी ऑफ लाइकोपोडियम पर्सनालिटी। ऐसे डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर से समझ करके आप शायद मैथमेटिका को बहुत आराम से समझ पाएंगे और शायद किसी भी पर्सनालिटी को जानने के लिए बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे पाएंगे लोगों को भी कि लाइकोपोडियम एक्चुअली में कैसे काम करती है और आपकी पर्सनालिटी से कैसे मैच करती है। तो इस बात को ध्यान रखिए कि जब हम इन्होंने पाउडर को पानी के ऊपर डाला तो नंबर एक तो पाउडर डिजोल्व नहीं हुआ और जब इन्होंने हाथ को डिप किया तो डिप करने के बाद इनके हाथ पर बिल्कुल भी पानी नहीं लगा। सिर्फ स्पोर्ट्स थे जिन्होंने उस पानी को हाथ पे नहीं लगने दिया। इसीलिए लाइकोपोडियम के इन स्पोर्ट्स को पहले एंशियंट टाइम में ऐसी जगह पर यूज करा जाता था जहाँ पे सीलन ना आए या मॉइस्चर ना आए। नेक्स्ट देखते हैं। Put my hand in, pull it out, take it off. इसका दूसरा फीचर है बर्निंग का, जो आप सल्फर और फास्फोरस से, दिस इज द नेक्स्ट फीचर ऑफ लाइकोपोडियम। ये पर्सनालिटी में भी आता है। नाउ अभी हमने जो लेक्चर लिया था वो डॉक्टर शैलेंद्र सिंह का था और वो हमें लीवर के ऐसे कुछ पिक्चर्स दिखा रहे थे जो कि शायद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में पहली बार उन्होंने कहीं से देखे। मैं आपको बता दूं कि जैसे ही मैंने वो देखे तो मुझे अपने लाइकोपोडियम के बारे में याद आया। और लाइकोपोडियम के स्पोर्स को जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ये बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसे किसी भी जो लीवर की सेल्स हैं हेपेटोसाइट्स हैं बिल्कुल उसी की तरह। इसीलिए द लाइकोपोडियम इज चीफ रेमेडी ऑफ लीवर। पूरे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का इन्वॉल्वमेंट है लेकिन सबसे मेन काम जो है वो लीवर पर है, क्योंकि इसकी अगर हम डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर देखें तो इसके स्पोर्स का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर बिल्कुल हिपेटोसाइट से मिलता है जो बिल्कुल रिजेंबल करता है हमारे लीवर की सेल्स को। और इसका जो कलर है ये भी बिल्कुल सेम है हमारे लीवर की हिपेटोसाइट से। तो ये उसके स्पोर्स हैं और उनका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। नाउ डॉक्टर क्लार्क इसको पाइवोटल रेमेडी बोलते हैं। इसका मतलब है कि बेसिक, फंडामेंटल, अंडरलाइंग, द बेस, द कार्डिनल, द सेंट्रल। ऐसी मेडिसिन है जो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी हर एक मेडिसिन से जुड़ी हुई है, पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज में काउंट की जाती है। और ऐसी मेडिसिन है जिसका सेंट्रल पॉइंट बहुत ज़रूरी है जानना। अगर हम इसको नहीं समझ रहे हैं लाइकोपोडियम को इस तरह से तो मुझे लगता है कि लाइकोपोडियम को हम सिर्फ सिम्टम वाइज ही समझते आएंगे। तो ये ज़रूरी है कि आप जिस भी मेडिसिन को पढ़ो तो उसका स्ट्रक्चर या उसकी डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर को जरूर पढ़ा करो ताकि आपको पता लग जाए कि मेडिसिन का एक्चुअल बेस क्या है। नाउ कॉजेशन क्या है? जितने भी लाइकोपोडियम के आपको सिम्टम्स मिलेंगे उसके जो कॉजेशन है उसमें सबसे मेन कॉजेशन है फियर, फ्राइट, एंगर, फीवर, मास्टरबेशन, टोबैको च्यूइंग। मैं इंक्लूड कर रहा हूँ कि हमारे जो इस समय कोविड-19 के जो केसेस चल रहे हैं उसके बाद भी हमने ऐसे केसेस आए हमारे पास 2 केसेस जिनके जो कोविड-19 के टेस्ट हैं वो अब नेगेटिव आ गए हैं, लेकिन उनको अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम रह रही हैं। तो उनके लिए हमने लाइकोपोडियम यूज़ की है। तो फीवर इज़ वन ऑफ द कॉजेशन ऑफ ऑल द सिम्टम्स। तो फियर, फ्राइट, एंगर, लेकिन फीवर्स एक बहुत बड़ा फैक्टर है लाइकोपोडियम्स के सिम्टम्स को जनरेट करने का। तो ये कॉजेशन है, डॉक्टर क्लार्क में बहुत इजीली लिखा हुआ है।
Masturbation, tobacco chewing is also one of the main cause of the lycopodium symptoms. Now, innovators. जब हम इसकी डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया कि ये एक ऐसे प्लांट से जनरेट हुए थे जहाँ पर इनोवेशंस आई थी, वो सीड आया था। और आपको बता दूं कि लाइकोपोडियम एक ऐसे जगह पर बिलोंग करते थे जहाँ के आसपास समुद्र या उस नदियों का एक तल होता था और थोड़ी दलदल जमीन होते हैं। लेकिन जब सीड आया और किसी भी प्लांट में जब कोई इनोवेशंस करते हैं तो क्या होता है कि उसको छुपा के रखने की कोशिश करते हैं। लाइकोपोडियम जैसे प्लांट जितने भी थे, इन्होंने क्या करा कि जिनके पास लीफ थी और लीफ के स्पोर्स आए तो उन्होंने लीफ के डॉर्सल सरफेस पर सीड को ओरिजिन किया ताकि सीड जो है वो बच पाए, या स्टेम पे दे दिया कि अगर कोई इंसेक्ट आए तो वो उसके सीड को चुरा करके ना ले जाए। आपको याद होगा कि सब लोगों को पता है कि इवनिंग एग्जीबिशन होता है लाइकोपोडियम में 4 से 8 बजे का। वो भी सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आपने सुना होगा कि ज्वार भाटा एक कंसेप्ट होता है जिसमें पानी का लेवल समुद्र के किनारे ऊपर या नीचे होता है, जो शाम को होता है। उसके टाइमिंग भी जनरली 4 बजे से लेकर के 8 या 9 बजे तक रहते हैं और पानी का स्तर एकदम से ऊपर होता है। जब ऊपर होता है तो इन प्लांट्स को ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि पानी के साथ हमारा सीड जो है वो वापस कहीं चला ना जाए। तो ऐसे इनोवेटर्स थे जो अपनी चीज़ों को बचा करके रखना चाहते थे। जब हम लाइकोपोडियम पर्सन्स की बात करते हैं तो वो भी ऐसे ही है। नंबर 1, जो हमारे सर कहते थे कि लाइकोपोडियम आपको पहली बार समझ में नहीं आने वाले, वो इसलिए क्योंकि लाइकोपोडियम की जितनी भी अपनी इनोवेटिव चीज़ हैं वो शायद आपको पहली बार में ना बताएं। ये हो सकता है कि वो आपसे आपकी इनोवेशंस जरूर पूछ लें कि आप क्या कर रहे हो। आपको क्या है, मैं आपको एक केस भी प्रेजेंट करूंगा, उसमें बताऊंगा कि मैंने एक कैसे छोटी सी बच्ची गर्ल को लाइकोपोडियम से ठीक किया। तो ये जरूरी है कि हमारे इनोवेशंस, ऐसे इनोवेशंस जो बहुत सीक्रेटिव हैं, जो बहुत डीप है, ऐसी पर्सनालिटीज़ में हम लोग काउंट करते हैं। जब मैं कुछ मूवीज़ या कुछ ऐसे सीरियल्स देखता हूँ या न्यूज़ देखता हूँ तो उसमें से मुझे एक पर्सनालिटी समझ में आई, मुकेश अंबानी, जिनके बारे में आप सब लोग जानते होंगे। जब उनके छोटे भाई अनिल अंबानी को डिस्कस करते हैं, उसको देखते हैं तो अलग पर्सनालिटी है। मुकेश अंबानी की ना तो फिजिकली कोई पर्सनालिटी है, ना आप उनको कोई बहुत ज़्यादा बोलते हुए सुनेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। बहुत अच्छी इनोवेशंस हैं और ऐसी इनोवेशंस हैं कि आज पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं और अपने आप में मस्त हैं। तो लाइकोपोडियम एक ऐसे इनोवेटर्स हैं जिनको अपनी इनोवेशंस बचा के रखनी होती है, अपनी इनोवेशंस बना करके रखनी होती हैं। ये किसी भी तरीके के मोहताज नहीं होते कि आप अपनी इनोवेशंस के लिए किसी का सहारा लें या किसी का कोई कर्ज लें। ये अपनी इनोवेशंस खुद करना जानते हैं, बस शर्त बस आपको बताएंगे नहीं। हो सकता है आपको ये बताएं कि मेरा इसमें लॉस हो गया, मैं इससे कुछ कर रहा था और मैं नहीं कर पाया, लेकिन उसकी इनोवेशंस को आप रोक नहीं पाओगे। लाइकोपोडियम हमेशा इनोवेटिव रहेंगे। ऐसे भी लाइकोपोडियम के हमें कुछ केसेस मिले या ऐसी भी हमें पर्सनालिटीज मिली कि अगर इनोवेशंस कर दिया और उनकी इनोवेशंस के बारे में किसी को कुछ पता भी लग जाता है, तब भी वो अपनी इनोवेशंस को डाइवर्ट कर लेंगे अगर जैसे भी उनको लगेगा। मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट, ऐसे साइंटिस्ट जो कभी भी आपको पता नहीं लगेंगे कि कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं, किस मुकाम पर पहुंचे हैं, कैसे पहुंचे हैं। इसीलिए ऐसे इनोवेटर्स के जो फिजिकल सिम्टम्स हैं वो कैसे आएंगे, इसलिए मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सब सिम्टम्स एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। जब आपको ये सब रिलेशन आ जाएगा तो आपको लगेगा कि लाइकोपोडियम को हमें पहचानना कितना आसान हो जाएगा और हमें एक्चुअली उससे क्या पूछना है। फियर ऑफ लॉस, ये एक सबसे बड़ा सिम्टम है। उसको हमेशा एक ये फियर रहता है कि कहीं मेरी इनोवेशंस ना चली जाएं। पेशेंट से सिम्टम कैसे पूछेंगे ये जानना आप लोगों के लिए शायद जरूरी होगा। जैसे आप किसी भी अटेंडेंट, कोई आपके पास कोई ऐसा लाइकोपोडियम जिसकी तरफ आप मूव कर रहे हैं, तो आप उसके अटेंडेंट से पूछिए कि इनकी जो मार्कशीट वगैरह है या इनकी जो पॉलिसीज हैं इनके बारे में आपको मालूम है, कहाँ रखी हैं। तो कहेंगे डॉक्टर साहब कभी बताया ही नहीं इन्होंने कि कोई पॉलिसी है भी, या इनकी मार्कशीट कहाँ है ये भी हमें नहीं पता है, या हमारे इनके आधार कार्ड भी, अगर मान लो इनको कुछ हो जाता है और हमें आधार कार्ड भी ढूंढना पड़ जाए तो शायद आपको उनका आधार कार्ड भी ना मिले। तो ऐसे हम लोग अटेंडेंट से लाइकोपोडियम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को पहले ही बता दूं कि लाइकोपोडियम और पल्सिला दो एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जिनको अगर आपने ठीक किया तो मुझे नहीं लगता कि प्रैक्टिस रुक पाएगी। और जितने भी स्टालवार्ड्स को आप देखते होंगे जो बहुत बड़े स्केल पे हैं, वो शायद
लाइकोपोडियम और पल्सिला जैसी पर्सनालिटी की वजह से ही हैं, क्योंकि लाइकोपोडियम और पल्सिला अगर आपके फेथ में आ गए तो शायद आपका बिजनेस ऐसा नहीं होगा कि रुक जाएगा, क्योंकि पल्सिला को जितना शाही हम समझते हैं उतना शाही नहीं है। लाइकोपोडियम को जितना हम कमज़ोर समझते हैं, जितना हम बेवकूफ़ समझते हैं, उतना लाइकोपोडियम बेवकूफ़ नहीं है। वो आपसे आपकी इनोवेशन निकाल सकता है, लेकिन आप उसकी इनोवेशन निकालना शायद हमारे हाथ में नहीं है। और अगर हमने उसकी इनोवेशन निकाल भी दी तो वो अपनी इनोवेशंस को चेंज कर लेगा। ये बहुत परफेक्ट है। माना ऐसे जब हम सिम्टम पूछते हैं और अटेंडेंट से पूछते हैं तो उनको पूछते भी हैं कि अगर आपको कुछ मिल भी जाएंगे डॉक्यूमेंट कि इनकी मार्कशीट यहाँ रखी है या लॉकर में पता लग जाए, तो क्या करते हैं? आप पे गुस्सा करते हैं या क्या अपनी उस जगह को चेंज कर लेते हैं? तो आपको सबसे मेन सिम्टम मिलेगा कि डॉक्टर साहब वो अपनी जगह बदल लेंगे, उस लॉकर को दोबारा यूज़ ही नहीं करेंगे। ये लाइकोपोडियम की खास बात होती है कि जिस जगह को एक बार छोड़ देते हैं दोबारा से यूज़ नहीं करते। माइजर सब लोग कहते हैं कि लाइकोपोडियम बहुत कंजूस है, पर मुझे लगता है कि लाइकोपोडियम जितना अपनी इनोवेशंस पे खर्चा करता है वो शायद और कोई मेडिसिन करती ही नहीं। अपने इनोवेशंस को छोड़ करके ये बाकी हर चीज़ के लिए कंजूसी करते हैं, हर एक चीज़ के लिए। आपको लगेगा कि यार उनसे कहो कि आप एक अच्छा सा सूट सिलवा लो, अच्छी ड्रेस लेके आओ, तो वो कहेगा कि नहीं डॉक्टर साहब इतनी ज़रूरत नहीं है, काम चल रहा है, पहले काम करेंगे, फिर उसके बाद जब बहुत ज़्यादा कमाई हो जाएगी तो हम लोग बहुत अच्छे से सूट पहनेंगे। और ऐसा आपको लाइकोपोडियम पर्सनालिटी में देखने को भी मिलेगा। जो आपको फिजिकली वीक और मेंटली बहुत कीन मिलते हैं, वो सब ऐसी पर्सनालिटी होती हैं। उनको ये नहीं चाहिए कि हम बहुत अच्छे दिखें या हमारे लिए बहुत अच्छा सूट हो या हमारे लिए बहुत सारे अच्छे शूज़ हों। अभी जब हम कंपैरिजन करेंगे लाइकोपोडियम का फास्फोरस से, तो आपको बताऊंगा कि लाइकोपोडियम और फास्फोरस कहाँ से एक साथ ओरिजिनेट हुए। तो पहले सिम्टम वाइज चल रहे हैं। माइजर कंजूसी है, लेकिन अपने इनोवेशन को कभी भी आप सिम्टम कैसे लेंगे? सिम्टम लेंगे, उसके अटेंडेंट से पूछेंगे कि अपने बिजनेस पे कितना खर्च करते हैं, तो एकदम से अटेंडेंट बोलेंगे डॉक्टर साहब बस पूछो मत, बेफालतू के खर्चे करते हैं, अपने ऑफिस में पता नहीं क्या क्या लगाते रहते हैं, कभी ये मशीन ले आएंगे, कभी वो मशीन ले आएंगे, लेकिन घर पे खर्चे नहीं होंगे। घर के लिए जनरली इर्रेस्पॉन्सिबल हैं। घर में आप उनसे कहो कि हमें बहुत अच्छा सा कोई टीवी चाहिए, बहुत अच्छा सा सोफा चाहिए, तो कहेंगे कि नहीं यार इसकी ज़रूरत नहीं है, पहले बिजनेस या अपनी जो इनोवेशंस हैं उन पर ध्यान देते हैं। ये लाइकोपोडियम की खास बात है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्वार्डिस एक टर्म है जिसको हिंदी में डरपोक बोला जाता है। मैंने इसको ऑब्लिक किया है इंटेलिजेंस से। इंटेलिजेंसी है लाइकोपोडियम की, वो डरते नहीं है, वो दूसरों को डराने की कोशिश करते हैं। इनका जो डर है वो हमेशा ऐसे लोगों पर है जहां से वो दब जाएंगे, लेकिन वो छोड़ेंगे तो नहीं। जनरली जितनी भी लाइकोपोडियम पर्सनालिटीज हैं, अगर वो किसी वजह से कहीं से डर भी गए हैं तो वो आगे चल करके उसका कोई ना कोई हिसाब जरूर करेंगे। और इंटेलिजेंट इसलिए हैं क्योंकि इनको हर स्थिति को भांपना आता है कि कहाँ पे आपको डरना है, कहाँ पर नहीं। ऐसे हमारे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो बहुत समझदारी से आगे बढ़ते हैं और बहुत ही समझदारी से ये प्रेजेंट करते हैं कि कहाँ पे डरना है, कहाँ पर नहीं डरना, और कहाँ पर आपको अपनी मूर्खता दिखानी है और कहाँ पर आपको अपनी इंटेलिजेंसी। लाइकोपोडियम जब भी अपने घर के लिए ऐसा काम करेगा तो घर में जितने भी ऐसे लोग हैं जो उनसे काम उनके नीचे हैं, सबको दबा के रखने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा पॉलिटिकल लीडर या कोई ऐसा पुलिस वाला बंदा आ गया जहाँ पे उसको लगता है कि मेरा कैरियर या मेरी इनोवेशंस खराब होने वाली हैं, तो वो बिल्कुल एकदम डरपोक बन करके बैठ जाता है और ये दिखाता है कि हाँ मैं बहुत डरपोक हूँ, मैं डर गया, आप जीत गए, आप जाओ, लेकिन मेरी इनोवेशंस मेरे पास नहीं होगा। इनोवेशंस में बच्चे भी आते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने बच्चों के लिए डरते हैं, अपने बच्चों के लिए समाज से डरते हैं, और वो कहते हैं कि नहीं ठीक है, आपने कह दिया, कोई बात नहीं, मैं हार गया, आप जीत गए, जो हुआ वो ठीक है, अब आप जाइए। तो लाइकोपोडियम की जो इंटेलिजेंसी है, ये डरपोकनेस के साथ मैं इसको हमेशा कनेक्ट करता हूँ। और ऐसे जितने भी ऐसे मरीज मिले, अटेंडेंट्स ही पूछते हैं, क्योंकि जितनी भी मैं अभी तक बातें बता रहा हूँ ये लाइकोपोडियम शायद आपको कभी भी ना बताए, बहुत सारी हिस्ट्री लेने के बाद भी ना बताए, लेकिन आप उनके अटेंडेंट से ये सब कुछ जान सकते हैं कि ऐसा क्या होता है। अटेंडेंट में सबसे पहले स्पाउस आता है, नहीं तो उनकी मदर या फादर, जहाँ से आप ये सब कुछ पता कर सकते हैं कि डरपोक तो है, लेकिन अगर उसको ये कह दो कि मुझे इसको कोई बिजनेस में काम करना है, तो वो बिना डरे, जहाँ उसके इनोवेशंस की बात आती है, बिना डरे वो कैसे भी स्टेप ले लेता है
और बहुत आराम से लेता है और वो कहता है कि मैं ये करके दिखाऊंगा चाहे जो हो जाए। तो डरना उसको वहीं पर होता है जहाँ पर वो चाहता है खुद कि हाँ यहाँ पर डर से मुझे फ़ायदा होगा या मेरी इनोवेशन से फ़ायदा होगा, तो वो कहता है कि ठीक है डर। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जब हम नक्स भूमिका को कंपैरिजन करते हैं ना, तो नक्स भूमिका की भी बहुत इंटेलिजेंट होता है, लेकिन नक्स भूमिका क्या है कि एंगर इतना ज़्यादा है कि वो अपने गुस्से से अपने सारे इनोवेशंस को ख़राब कर लेगा, लड़ाइयाँ कर लेगा, बहुत सारे लोगों से झगड़े मोल ले लेगा। लाइकोपोडियम ऐसा नहीं करता। लाइकोपोडियम अपने इनोवेशंस को अपने पास रखता है। लाइकोपोडियम को जब हम ऑरम मैट से कंपेयर करते हैं, तो ऑरम मैट की जो सबसे खराब बात है वो ये है कि अगर उसके इनोवेशंस फेल हो गए तो वो सुसाइड तक पहुंच जाता है और वो कहता है कि नहीं मैं अब शायद कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन लाइकोपोडियम एक ऐसे लोग हैं कि अगर इनोवेशंस एक बार खराब भी हो गई तो वो दूसरा रास्ता चुनते हैं इनोवेशन का और दोबारा से इनोवेशंस में लग जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आपको जब हम प्लांट की बात कर रहे थे, तो ये ऐसे इनोवेटिव प्लांट थे जब इन्होंने सीडलिंग का प्रोडक्शन किया था। ऐसे प्लांट्स थे जिन्होंने बहुत सारी दुनिया की बहुत सारी चीज़ों को झेला, कोई पक्षी ना आ जाए मेरे बीज को ना ले जाए, ऐसे ही लाइकोपोडियम है। तो ये ऐसे इनोवेशंस करते आए हैं। ऐसा बहुत बार होता होगा जब समुद्र आता होगा और इनके सारे के सारे बीज को लेकर के चला जाता होगा, इंसेक्ट आते होंगे इनके बीज को लेकर चले जाते, लेकिन उन्होंने फिर से इनोवेशंस किए और आज हम जितने भी मॉडर्न एज के प्लांट्स देखते हैं वो सब इन्हीं की देन है। तो ये जो इंटेलिजेंस, ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर है, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम लोगों से कोई पूछता है ना कि राइट साइड टू लेफ्ट साइड क्यों होती है जी लाइकोपोडियम, या 4 से 8 बजे तक एग्रीगेशन की होती है, इन सब के जवाब आपको डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर में मिल जाएंगे। मैं आपको सारे जवाब देने की कोशिश करूंगा। डॉक्टर श्वेता और डॉक्टर नुपुर, आप जो भी सवाल हों प्लीज कलेक्ट करते रहिएगा। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वर्सेस कॉन्फिडेंस, मैंने आपको बताया कि जब हमने ऑरोमेट से कंपेयर किया तो लाइकोपोडियम जो है वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में तो आ जाता है, लेकिन कभी भी हार नहीं मानता। अगर उसको एक रास्ता नहीं मिलेगा तो वो दूसरा रास्ता जरूर चुनेगा। और लाइकोपोडियम ही ऐसे लोग हैं, जैसे जब हम बात कर रहे थे मुकेश अंबानी की, तो उनको पता है कि अगर मेरा एक बिजनेस नहीं चला तो दूसरा चलेगा, नहीं तो तीसरा चलेगा। या उनके जो फादर रहे होंगे धीरू भाई अंबानी, वो भी कुछ ऐसे ही, या जितने भी बिजनेसमैन हैं, मैक्सिमम बिजनेसमैन जो अच्छे ग्रोथ हैं, जिन्होंने अपनी इनोवेशंस के साथ काम किए हैं, वो आपको लाइकोपोडियम की कैटेगरी के लिए मिल जाएंगे। और ऐसे पेशेंट्स को पकड़ना आप सब लोगों को मैं इसलिए टिप दे रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोगों से कुछ छिपाना नहीं चाहता। मैं आप लोगों को ये नहीं कहना चाहता कि आप कुछ छुपा करके काम करो। आप ऐसे लोगों को ढूंढो। अगर आपको ऐसे लोग ढूंढते हैं तो जिनकी प्रैक्टिस नहीं चल रही है ना, वो भी बहुत अच्छा सा बूम कर जाएंगे, क्योंकि लाइकोपोडियम अपने साथ साथ हमेशा दूसरे की भी हेल्प करता है। और ये उसकी सबसे खास बात होती है कि अगर उसका आपको पता कैसे लगेगा कि अगर आपके सामने कोई लाइकोपोडियम पेशेंट बैठा है तो वो आप उसको कोई वायल देंगे या कोई भी ऐसी चीज़ देंगे मेडिसिन बना करके, तो वो आपसे कहेगा कि डॉक्टर साहब इस वायल को ना ऐसे मॉडिफाई करो या इसकी पैकिंग ऐसे करो तो ये थोड़ा ज़्यादा सेल हो जाएगी। तो लाइकोपोडियम बताता है इन कंपैरिजन टू फॉस्फोरस। फॉस्फोरस क्या करता है कि जब आपके पास आता है तो वो अपने बिजनेस का प्लान भी आपको बताएगा। वो आपकी इनोवेशंस को इतना शायद ना गौर करे, स्मार्ट होता है, अभी कंपेयर करेंगे फॉस्फोरस के साथ भी। लेकिन लाइकोपोडियम आपकी मदद करेगा, आपको बताएगा कि आपको क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है। और इसी तरह से लाइकोपोडियम हमेशा ग्रोथ करता है। इसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन उसके साथ साथ कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा सा होता है। जब हम फिजिकल सिम्टम्स की बात करते हैं तो फैन लाइक मोशन ऑफ एलिनेसाई, ये एक आपने सिम्टम पढ़ा भी होगा। इसका मतलब है कि जो नॉस्ट्रिल होती हैं ये बिल्कुल ऐसे फड़फड़ाती हैं। इसका फड़फड़ाना जैसे हमारी जो आई है वो फड़फड़ाती है। ये सिम्टम मैंने लाइकोपोडियम की लाइफ हिस्ट्री में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में देखा जरूर है, चाहे वो चाइल्डहुड में आया हो, चाहे एडल्टहुड में, चाहे ओल्ड एज में। कहीं ना कहीं इस सिम्टम को आप जरूर पाएंगे। ये लाइकोपोडियम का एक बहुत मेन सिम्टम है कि उसकी नाक ऐसे लगेगी, स्पेशली ऑफ द राइट साइड की फड़फड़ा रही हो। नाउ राइट टू लेफ्ट, शायद क्योंकि हमेशा फ्यूचर पे काम करता रहता है, हमेशा इनोवेशंस पे काम करता रहता है, तो एक थ्योरी ये भी है जो ये कहती है कि जो ज़्यादा लोग फ्यूचर के बारे में सोचते हैं उनको राइट साइड की बीमारी ज़्यादा होती है, और जो लोग पास्ट के बारे में सोचते हैं वो लेफ्ट साइड की। लेकिन इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। अगर आपको इसमें से किसी का आंसर पता है कि लाइकोपोडियम में राइट टू लेफ्ट साइड क्यों होता है तो मुझे ज़रूर बताएं। डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर के हिसाब से जो मुझे पता है वो ये है कि जो भी इसके स्पोरोफिल्स हैं वो राइट टू लेफ्ट जाते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि इसको कनेक्ट करेंगे।
क्योंकि डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर का बहुत मेन पार्ट है। और मैं इस पे भी अभी काम कर रहा हूँ कि जो इसको स्पोरोफिल्स हैं वो इस टाइम पे राइट टू लेफ्ट जाते हैं, इसीलिए इसकी बीमारियां भी राइट टू लेफ्ट होती हैं। किसी और को कोई भी कारण पता हो तो जरूर बताएं। टाइम 4 PM to 8 PM के बारे में मैंने आपको बता दिया कि शाम के समय एक ऐसा समय था जहाँ लाइकोपोडियम जैसे प्लांट को अपने सीड को बचाना होता था। ज़्यादातर इंसेक्ट या ज़्यादातर जो पानी है वो इनके सीड को ना ले जाए। सबसे ज़्यादा जो फियर है वो भी इसी टाइम में है, और ये एग्रेवेशन आज भी ऐसा का ऐसा ही चला आ रहा है। मैं आपको ये श्योर नहीं कर सकता कि लाइकोपोडियम के जो हमने 47 स्पीसीज के बारे में बताया कि सब स्पीसीज में ऐसा होगा। अगर सब में ऐसा मिलता है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि लाइकोपोडियेसी फैमिली के जितने भी टेरिडोफाइट्स में सब में फियर इसी टाइप का होगा। लेकिन क्योंकि इस पे कभी काम ही नहीं हुआ, इस पे लोगों ने कभी प्रूविंग ही नहीं करी, तो हमें इस बारे में शायद कुछ ना पता हो। लेकिन हाँ, इसका मेन फैक्टर जो है डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर ये है कि शाम के समय ही लाइकोपोडियम प्लांट्स को अपने अंदर खतरा महसूस होता है। ये उसकी डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर है। नाउ जब हम बात करते हैं इसके सबसे मोस्ट इफेक्टेड ऑर्गन की, जिसके बारे में मैंने अभी बताया कि जो इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पिक्चर्स हैं उनके स्पोर्स की, वो बिल्कुल स्ट्रांगली सजेस्ट करते हैं लीवर के हिपेटोसाइट सेल्स को। और लीवर एक ऐसा ऑर्गन है, लीवर और किडनी, जहाँ पर लाइकोपोडियम सबसे अच्छा काम करती हैं। चाहे वो गैस को लेकर के हैं, चाहे उसकी फ्लैचुलेंसी को लेकर के हैं, ये सब कुछ जितने भी ओरिजिन हैं वो लीवर को लेकर के हैं। हमें लास्ट लेक्चर में जब हम लीवर के बारे में पढ़ रहे थे तो उनकी वो जो हिपेटोसाइट की फोटो है, मुझे देखते ही ध्यान आया कि हमारे लाइकोपोडियम के स्पोर्स भी कुछ इसी तरह के हैं। जो इसके मेन इंग्रेडिएंट हैं वो हैं लाइकोडिन एंड क्लेविटिन। ये इसके मेन इंग्रेडिएंट हैं। इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि लाइकोडिन एंड क्लेविटिन कितने खतरनाक हैं। अगर हम इसको मदर टिंचर्स के रूप में दे रहे हैं तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिजीज भी ओरिजिनेट कर सकता है। इसीलिए मदर टिंचर्स को जब भी यूज़ करें तो बहुत कॉशियसली यूज़ करें। आप ये सोच कर यूज़ करें कि इसको कोई और एडवर्स इफेक्ट ना आए। जनरली रिकमेंड करते हैं इसको 30 या 200 या 1 mg पोटेंसीज में। 6 पोटेंसीज भी बहुत अच्छा काम करती हैं, लेकिन मदर टिंचर की डोजेज हैं। इसका जो मेन इफेक्ट है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। ये भी हमारे ड्रग प्रूविंग में सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सिम्टम्स भी प्रोड्यूस हुए थे लाइकोपोडियम में। इसका बहुत अच्छे से मेंशन है। प्रीमैच्योर ग्रेइंग ऑफ और हेयर फॉल, ये लाइकोपोडियम का सिम्टम है। इस लाइकोपोडियम के सिम्टम को जब हम अभी कोरिलेट करते आ रहे हैं तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। जब मैंने लीवर के बारे में हम लोग पिछली बार बात कर रहे थे तो मैंने तब भी बताया था कि हमें दो चीज़ें बहुत ध्यान रखनी है जो हमारे इनलेट हैं। नंबर 1 लंग्स और दूसरा है लीवर। अगर ये दोनों सही नहीं है तो आपके जितने भी बॉडी के इम्यूनिटी सेल्स हैं वो बहुत अच्छे से काम नहीं करेंगे और आपको वो न्यूट्रिशन प्रॉपरली लीवर प्रोवाइड नहीं करा पाएगा, ऑक्सीजन का लेवल लंग्स प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे, तो आपको प्रीमैच्योर ग्रेइंग हेयर, आपको पेन्स, आपको लिथार्जीनेस, ये सब कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं जो आते रहेंगे। टॉन्सिल्स सबसे मेन सिम्टम्स हैं और राइट टू लेफ्ट इसका ओरिजिन है। और इसका जो मेन सिम्टम है, जहाँ जुगुलर नॉच होती है वहाँ से पेन स्प्रेड करता है और जनरली टुवर्ड्स नीचे जा करके ये लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर जाता है। डिजायर फॉर स्वीट्स भी लाइकोपोडियम में बहुत ज़्यादा है, सब लोगों को पता है। और एग्रीवेशन के अकॉर्डिंग हम लोग अभी ऑर्गन्स पे चल रहे हैं सिम्टम वाइज। मेन चीज़ है लाइकोपोडियम की सेक्सुअलिटी। सब लोग जितने भी मेरे पास ऐसे डॉक्टर्स आते हैं जो होम्योपैथी के बारे में जानते हैं और वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं इतने दिनों से बीमार हूँ, बहुत सारी मेडिसिन ले चुका, ऐसा भी हो गया, मैंने सारे काम करके देख लिया, मुझे बताओ क्या कर सकते हैं। तो मेरा उससे सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि आपने लाइकोपोडियम ली क्या? क्योंकि मैक्सिमम ऐसे लोग जो होम्योपैथी के बारे में जानते हैं लाइकोपोडियम को शायद इसलिए नहीं लेते क्योंकि वो सोचते हैं कि हम कोई वीक नहीं है, हम फिजिकली वीक नहीं है, हम सेक्सुअलिटी में वीक नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे मेरी अपनी प्रैक्टिस में। 99% केसेस जिन्होंने होम्योपैथी बहुत सारा यूज़ करी उन्होंने कभी भी लाइकोपोडियम यूज़ नहीं करी। ये भी लाइकोपोडियम की अपनी एक स्पेशलिटी है कि लाइकोपोडियम का जो इनोवेशंस है वो अपने में ऐसा घुमा के रखता है। वो कहता है कि जो मैं कर रहा हूँ बस वही ठीक है और इसी से मैं कामयाब होऊंगा, वो चाहे जॉब में है चाहे बिजनेस में है। ज़्यादातर लाइकोपोडियम तो आपको बिजनेस में नहीं मिलेंगे, अगर जॉब में भी मिलेंगे तो वो हमेशा डोमिनेटिंग फेज में मिलेंगे और अपने कैरियर को लेकर के हमेशा कॉशियस मिलेंगे। जब लीवर खराब होता है तो हमारी सेक्सुअलिटी भी वीक होती है। और जब मैंने कॉजेशन की बात कर रहा था तो कॉजेशन में मैंने आपको एक सिम्टम बताया था, मास्टरबेशन। हालांकि एक हैबिट है, सिम्टम नहीं है। मास्टरबेशन की वजह से भी सेक्सुअल पावर वीक हो जाती है। इसका बेसिक रीजन है कि जब हम इनके इनोवेशंस की बात कर रहे हैं
तो आप लोगों को इसकी जनरलिटीज में एक पढ़ा होगा कि ये मॉर्निंग बड़े वर्स रहते हैं क्योंकि रात को सोते नहीं है इनोवेशंस के कारण, या अकेले रहना पसंद करते हैं, सीक्रेटिव होते हैं। तो मास्टरबेशन जैसी हैबिट इनको बहुत कॉमन होती है जो लग जाती है, और किसी को बताते भी नहीं है, इवन अपने फिजिशियन को भी बहुत जल्दी से नहीं बताते हैं, और ये सोचते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ उसकी मुझे सिर्फ सेटिस्फेक्शन मास्टरबेशन से मिल सकती है, या टबाको च्यूइंग से मिल सकती है, या मेरे इनोवेशंस को छुपाने से मिल सकती है। तो इसी फेज पर आकर के जब लीवर कमजोर हो जाता है तो सेक्सुअलिटी भी वीकनेस आ जाती है। मैंने आपको बताया कि मेंटली कीन है, और ऐसे जितने भी लोग जो मेंटली कीन होते हैं वो फिजिकली जनरली वीक ही होते हैं, चाहे वो कोई सी पर्सनैलिटी हो, क्योंकि वो अपना ध्यान सारा अपने मेंटल वर्क में लगा देते हैं। नाउ हम सब लोगों को एक ट्रायो मालूम है, सल्फर, कैल्केरिया कार्ब और लाइकोपोडियम का। और जब हम पढ़ते थे तो हमारे सर बताते थे कि कभी भी इसको रिवर्स मत लेना, ऐसा मत करना कि लाइकोपोडियम के बाद कैल्केरिया कार्ब दो फिर उसके बाद सल्फर दो, क्योंकि जो ओरिजिन है वो सल्फर से कैल्केरिया और कैल्केरिया से फिर लाइकोपोडियम या फॉस्फोरस, दो कैटेगरीज बनती हैं। सल्फर के बारे में जैसा आपने जब हम इसके स्पोर्ट्स को देख रहे थे तो सल्फर का पाउडर भी बिल्कुल सेम येलो कलर का होता है, सेम बर्निंग है। उसके बाद सल्फर जितना फिलोसफर है बैठे बैठे बात बनाना, उसी के बाद वो कैल्केरिया। लाइकोपोडियम भी ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक दिन में बन गया हो, लाइकोपोडियम का ओरिजिन भी सल्फर और कैल्केरिया कार्ब से ही है। तो हमें जब भी कभी ऐसी मेडिसिन देनी होती है तो हमें उसके एक्यूट्स भी सोचने होते हैं कि जब भी हम कोई डीप एक्टिंग मेडिसिन देंगे तो उसके एक्यूट्स आएंगे, तो उनके एक्यूट्स 100% आते हैं, और हमेशा वही मेडिसिन आती है जो उस मेडिसिन की फॉलो वेल में या एक्यूट्स में रही होंगी। तो जब हम सल्फर की बात करते हैं, कैल्केरिया कार्ब की बात करते हैं, इतना ज़्यादा लिथार्जीनेस, इतना ज़्यादा एक्टिव, इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट, इसके बाद दो पर्सनालिटीज़ में डिवाइड हो गया। मतलब अगर हम कोई ऐसे कैल्केरिया कार्ब पर्सनालिटी को पकड़ लेते हैं कि एक बच्चा जो कैल्केरिया की पर्सनालिटी में है, अगर वो डर गया या अगर वो चुपचाप बैठा रहा या वो सिर्फ अपनी इनोवेशन पे ध्यान दिया तो वो कन्वर्ट हो जाता है लाइकोपोडियम की तरफ। लेकिन एक बच्चा ऐसा है जिसने ये सीख लिया कि नहीं, मुझे स्मार्टनेस के साथ इंटेलिजेंस रखना है, मुझे स्मार्टनेस के साथ आगे बढ़ना है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोरस में। ये एडल्टहुड की फेज है लाइकोपोडियम और फॉस्फोरस की, जो दोनों ही कहीं ना कहीं कैल्केरिया ग्रुप से आती हैं, चाहे वो कैल्केरिया फॉस रहा हो, चाहे कैल्केरिया सल्फ रहा हो, चाहे कैल्केरिया सिलिकाटा रहा हो, सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इसलिए मेडिसिन को एक दूसरे से कंपेयर करके पढ़ना ही एक सबसे अच्छी कला है, जिसमें आप ये पता लगा पाएंगे कि लाइकोपोडियम अगर आप किसी को दे भी रहे हैं तो उसका एक्यूट कहीं ना कहीं बेलेडोना जो कैल्केरिया कार्ब की एक्यूट है, या ब्राइनिया या सल्फर या कैल्केरिया कार्ब को इंटरकरेंट यूज कर सकते हैं। जहाँ तक जब मेरे सर बता रहे थे कि इसको हमेशा सल्फर, कैल्केरिया कार्ब और लाइकोपोडियम में यूज करना है, इसका रीजन मुझे आज तक समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने लाइकोपोडियम, कैल्केरिया कार्ब और सल्फर भी यूज करके देखा है तो मुझे कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं मिला। और हो सकता है कि कोई ऐसी कंडीशन रहे हों या मैंने कभी 6-7 महीने में रिपीट करी हो, मैंने कभी भी लाइकोपोडियम को एकदम से कैल्केरिया कार्ब या एकदम से सल्फर के साथ कोरिलेट नहीं किया है। लाइकोपोडियम को हमेशा पहले समझा है, 2 या 3 विजिट में, उसके बाद ही लाइकोपोडियम देते हैं, या फिर हम पहले ही पता कराते हैं कि उसके जो एक्यूट प्रॉब्लम है वो लेकर के आया है। अगर हमें पता भी लग जाता है पहली बार में कि लाइकोपोडियम है, तब भी मैं कोशिश करता हूँ कि हमेशा पहले उसकी एक्यूट मेडिसिन निकाल करके उसको एक्यूट दे दूँ, उसके बाद उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, चाहे वो लाइकोपोडियम हो चाहे फॉस्फोरस हो, वो दी जाए, क्योंकि दोनों ही मेडिसिन बहुत डीप एक्टिंग है। लाइकोपोडियम और फॉस्फोरस के मैंने जो रिजल्ट देखे हैं वो एक एक डोज के 2-3 साल तक भी रिजल्ट देखे हैं। फॉस्फोरस के एग्रेवेशन भी मैंने देखे हैं, उसको हमने बहुत ज़्यादा ख़राब होते हुए भी देखा है केस को। तो मेरे सामने बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो फॉस्फोरस और लाइकोपोडियम के हैं, लेकिन हमने पहले उनके एक्यूट को शांत किया, उसके बाद ही हमने उसकी डीप एक्टिंग को देने की कोशिश की है। न अब आते हैं लाइकोपोडियम और नक्स vomica। जैसे मैं आपको बता रहा था कि लाइकोपोडियम और नक्स vomica दोनों ही बहुत इनोवेटिव हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं। लेकिन नक्स vomica में एक खराब बात यही है कि बस वो गुस्सा इतना ज़्यादा कर जाता है कि जिसकी वजह से अपनी इनोवेशंस बहुत ख़राब कर देता है। नक्स vomica के जो इनोवेशंस हैं वो शायद नक्स vomica अपने आप ही तोड़ दे या अपने आप ही फेंक दे। दोनों ही गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर के मरीज हैं, नक्स vomica हो चाहे लाइकोपोडियम हो। लेकिन जब हम लाइकोपोडियम और नक्स vomica के दोनों गैस्ट्रो के डिफ्रेंशिएट करते हैं तो लाइकोपोडियम लीवर पे अच्छा काम करती है और नक्स vomica जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे ज़्यादा अच्छा काम करती है। दोनों की पर्सनालिटीज में यही डिफरेंस है कि लाइकोपोडियम आपको अपनी इनोवेशंस नहीं बताएगा, नक्स vomica ये बताएगा डॉक्टर साहब मैंने तो इतना सब कुछ करा था और तोड़ दाड़ दिया मैंने गुस्से में। तो
नक्स vomica का जो एंगर है वो अपने आप में बहुत खतरनाक है। अगर नक्स vomica का एंगर ना हो तो मुझे लगता है कि नक्स vomica से ज़्यादा अच्छी पर्सनालिटी शायद कोई भी ना हो, लेकिन ईश्वर ने शायद ये सब कुछ सोच समझ करके दिया होगा कि किसको क्या देना है, किसको क्या नहीं। तो सबके अलग अलग पर्सनैलिटीज़ हैं। लाइकोपोडियम और आर्सेनिक एल्बम की जब हम बात करते हैं तो लाइकोपोडियम में मैंने आपको बताया कि फिजिकल वीकनेस है, सेम ऐसे ही आर्सेनिक एल्बम में फिजिकल वीकनेस है। लाइकोपोडियम जब भी कभी किसी बीमारी में, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं फीवर, कि अगर बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर है और लाइकोपोडियम को ये लग रहा है कि मैं यहाँ कोई सामने सीनरी टंगी है और वो टेढ़ी हो गई है तो कोई बात नहीं, उसको रहने देगा। लेकिन आर्सेनिक एल्बम इतना रेस्टलेस है कि अगर उसको ये लग गया कि ये चीज़ कोई गलत है तो वो उसको अभी करने की कोशिश करेगा, चाहे वो प्रोस्ट्रेशन में हो, चाहे वो बिल्कुल वीकनेस में हो। लेकिन आर्सेनिक एल्बम की खास बात रहेगी कि वो उसी समय उस चीज़ को करेक्ट करने की सोचेगा। लाइकोपोडियम अपने फीवर या अपने एक्यूट में भी हमेशा अपने इनोवेशंस के बारे में सोचेगा कि नंबर एक तो उसको कैसे बचाऊं या उसको कहाँ सेव कर दूं ताकि वो आगे तक के लिए काम आ जाए, या फिर मैं अपनी इनोवेशंस को अपने साथ रख लूं। लाइकोपोडियम ज़्यादातर इस बारे में सोचता है। दोनों में ही वीकनेस है लेकिन दोनों अलग अलग सेक्टर्स के बारे में सोचते हैं। आर्सेनिक एल्बम हमेशा इस बारे में सोचता रहेगा कि सीनरी ठीक नहीं है, मैं चलो सीनरी ठीक कर दूं, उठ करके उसको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है, उठा नहीं जाएगा, पानी की प्यास बार बार लगेगी, लेकिन उसके बावजूद भी वो कहता है कि नहीं, दीवार पर जो टंगी हुई सीनरी है ये ठीक हो जानी चाहिए या घर की सफाई हो जानी चाहिए। ये आर्सेनिक एल्बम की खास बात है। नाउ अब आते हैं केस पर। मेरे पास एक 42 ईयर का एक मेल आया था हेडेक की कंप्लेंट लेकर के, जो जिसको 10 साल से हेडेक था। जीआईटी की कंप्लेंट्स भी थी, हैवी वेट था, बिजनेसमैन था विद मैनी, और उसने बहुत सारे ट्रीटमेंट, मतलब होम्योपैथी का भी उसने कोई ट्रीटमेंट छोड़ा नहीं था। और हमें बाद में ये भी पता लगा कि जो होम्योपैथी के डॉक्टर थे, क्योंकि मेरे जानकार थे, उन्होंने भेजा था कि ऐसे ऐसे डॉक्टर दीपक आप देखो क्या हो सकता है। जब हमारे पास आया तो हेडेक बहुत ज़्यादा सीवियर था, और उस सीवियरिटी पे भी हमने सोचा कि नहीं, अभी पहले एक्यूट लेकर के देखते हैं। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, ऑलरेडी इतने सारे एक्यूट्स पहले ही काम कर चुके हैं, तो कुछ और प्लान करते हैं। हमने उसको लिटाया, हमने उसको एग्जामिनेशन किया, हमने उसकी सारी नेक को देखा। आपको पता है कि आप लाइकोपोडियम का एक और पोजीशन है बहुत बड़ा, कि वो अगर जरा सा भी सामान लिफ्ट कर लेगा ना तो कमर में दर्द हो जाएगा। ये उसका बहुत कॉमन फीचर है। आप उसको काम करने के लिए तो कभी भी मत बोलो, उसको ये बोलो कि आप ये इनोवेशंस कर सकते हो कि नहीं। इनोवेशंस के अलग अलग तरीके होते हैं, हालांकि माएँ उनको डांटती हैं, बीवियाँ उनको डांटती हैं, या हस्बैंड उनको डांटते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि लाइकोपोडियम सिर्फ मेल ही हो, फीमेल भी हो सकता है। तो जो भी उनके घर वाले हैं उनको डांटते हैं, कहते हैं कि नहीं यार तुम किसी काम के नहीं हो। लेकिन एक्चुअल में जो इनोवेशंस कैलकेरिया कार्ब से ओरिजिन है सबका, जो इनोवेशंस वो लोग कर रहे थे, तो लाइकोपोडियम तो बहुत इनोवेटिव होता है, लेकिन बस समझने वाली बात होती है, क्योंकि घर वालों को वो इनोवेशन समझ में नहीं आते। इस बिजनेसमैन के साथ भी ऐसे ही था कि 10 साल से पहले इसके साथ कुछ हुआ और एक बिजनेस में फेलियर हुआ, जिसकी वजह से इसकी फैमिली ने इसका साथ छोड़ दिया। जब हमने देखा कि इसकी फैमिली में इसकी वाइफ आई हुई थी, तो हमने उसकी वाइफ को अंदर बुलाया, तो उसने हमें बताया कि डॉक्टर साहब हम सब इसके साथ, इनके साथ हैं, लेकिन बस ये पता नहीं क्या करते हैं कि एक बिजनेस ठीक नहीं होता, वो वहाँ फेल होते हैं तो फिर दोबारा करने लग जाते हैं, फिर तीसरा बिजनेस ऐसा करने लगते हैं, और हम ये समझाते हैं कि नहीं आप ऐसा मत करो। लेकिन उसके हस्बैंड को ये लगता है कि नहीं, ये मेरे साथ नहीं है। तो ये दोनों अलग अलग फैक्टर हैं। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि इस पर्सन को ये लगता था कि कोई भी मेरे साथ नहीं है, मेरे फैमिली मेंबर्स मेरे साथ में नहीं है, लेकिन एक्चुअल में उसके फैमिली मेंबर उसी के साथ थे। तो दोनों में डिफरेंस है। हमें ये क्लेरिफाई करना होता है कि जो अटेंडेंट है वो क्या कह रहा है और जो पेशेंट है वो एक्चुअली क्या कर रहा है। हमने बहुत सारा केस लिया, लगभग 1-1.5 घंटा इस पर लगाया, बहुत अच्छे से शांत किया, और हमने इसको हेडेक के लिए बोला कि आपको जो भी तरीका इस समय सोच रहा हो वो बताइए कि कैसे ठीक हो सकता है। तो उन्होंने हमें बताया कि डॉक्टर साहब कोई मुझे कॉफ़ी पिलवा दो तो मैं शायद ठीक हो जाऊँ। तो हमें ये भी लगा कि हॉट डिज़ायर है। हम यहाँ पे गए, हमने फिर उनकी एग्रेवेशंस की हिस्ट्री ली। उसने बताया कि मैं शाम को ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ। लाइकोपोडियम शाम को इसलिए भी परेशान होते हैं क्योंकि पूरे दिन का काम करते हैं, शाम को परेशान होते हैं और रात को फिर काम में लग जाते हैं। उनकी खास बात है, सिर्फ शाम का ऐसा पीरियड है जहाँ परेशान होंगे, रात को फिर काम पे लग जाएंगे। सुबह उनके लिए ऐसा लगता है जैसे कोई पहाड़ टूट गया हो, सुबह उठना उनके लिए बहुत मुश्किल है। जब हम इस केस को ले रहे थे तो मुझे लगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होम्योपैथ भी होंगे जिन्होंने शायद लाइकोपोडियम के बारे में सोच लिया होगा, लेकिन शायद पोटेंसी सही नहीं रही होगी। हमने फिर उसके बाद जो लाइकोपोडियम अप्लाई करी, लाइकोपोडियम में यहाँ पोटेंसी लिखना भूल गया, आपको बता दूं कि 6C हमने अप्लाई करी, और हमने पूरे जुगुलर नॉच पे अप्लाई करी। एप्लीकेशन का मेथड मैं आपको बता दूं कि होम्योपैथी इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी स्ट्रॉन्ग है कि अगर वो
सिर्फ एप्लीकेशन पे भी बहुत अच्छे से काम कर सकती है, और हम लोग पिछले 3 साल से उसी पे काम कर रहे हैं। अब आपको बता दूं कि हमने जुगुलर नॉच पे क्यों लगाया है, क्योंकि ये एनाटॉमिकल रिलेशंस हैं। आपको पता होना चाहिए कि जब हम एनाटॉमी पढ़ते हैं तो हमारी अलग-अलग पल्सेस अलग-अलग तरीके से काम करती हैं। हमारी बॉडी में पूरी जगह हम लोग 7 जगह पल्स देख सकते हैं, और जब हम 7 पल्सों को चेक करते हैं तो 7 की 7 पल्स कभी-कभी अलग मिलती हैं, और ये हमें बता देती हैं कि बीमारी किस लेवल पे है। क्योंकि अपने हर एक स्टूडेंट को ये सिखाता आया हूँ हमेशा कि हमेशा 3 बातें हमेशा ज़रूर याद रखनी है। नंबर 1 तो बीमारी, मतलब डिसीज़ जो डिस्टर्बेंस है वो कहाँ पर है अभी, कहाँ से आया है और कहाँ जाएगा। ये 3 बात हमेशा हर फिजिशियन को जाननी चाहिए। तो जब हमने लाइकोपोडियम 6C उसके जुगुलर नॉच पर अप्लाई करी, और 1 हफ्ते के अंदर उसका हेडेक बहुत अच्छा हो गया। मतलब उसने हमें शायद आकर के ये बोला भी, क्योंकि मैं उस पेशेंट की वीडियो टेस्टिमोनियल आपको नहीं दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये सब फेसबुक पे भी लाइव है। उसने अगर देख लिया तो वो शायद बुरा माने। उन्होंने हमें कंसेंट भी नहीं दी है, क्योंकि लाइकोपोडियम ऐसे नहीं है जो आपको बहुत जल्दी से आपको पब्लिकली बहुत कंसेंट दे देंगे, सीक्रेटिव होते हैं। इनकी हमारे पास वीडियो है बहुत अच्छी, लेकिन सॉरी मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा। जो 1 ही हफ्ते के अंदर इतना अच्छा फ़ील किया कि उसने कहा कि डॉक्टर साहब आज तक किसी भी मेडिसिन ने इतना अच्छा फ़ील नहीं किया है, और आप यकीन मानेंगे कि हमने सिर्फ अप्लाई करके उसको एसएल भी नहीं दी थी। हमने कहा था बस आप घर जाइए, आराम करिए, बस यहाँ पर आधे घंटे पानी नहीं लगाना है। और उसके बाद जो भी मेरे स्टूडेंट थे वो मेरे साथ थे। हमारे ऑर्बिट क्लिनिक सोनी बिहार की बात है। मैं अपने स्टूडेंटों को ये सब जब सिखा रहा था तो हमारे स्टूडेंट भी कह रहे थे कि सर ऐसा कैसे ठीक हो सकता है। मैंने कहा देखते हैं, अगर ठीक नहीं होगा तो इसका मतलब हम कहीं गलत हैं। तो लाइकोपोडियम यहाँ मैंने पहली बार अप्लाई करी 6C में, पहली बार मतलब कि पहले प्रिस्क्रिप्शन में ही मैंने लाइकोपोडियम को यूज़ किया, और 1 हफ्ते के अंदर इसका बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। आज भी वो मेरे टच में है, और उसने मेरे बिजनेस को बहुत सारी इनोवेशंस दी हैं। उन्होंने बताया कि आप ऐसे-ऐसे होम्योपैथी को प्रमोट करो, आप ऐसे-ऐसे काम करो, मेरे साथ अच्छा सा काम करते हैं। तो इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ उनका, लाइकोपोडियम का। और ऐसी और भी बहुत सारी पर्सनैलिटी हैं जो लाइकोपोडियम पर्सनैलिटी हैं और मेरे साथ बहुत अच्छी तरह से जुड़ी हुई हैं। एक और केस जो मैं आपको बताना चाहता था, ये एक 8 साल की लड़की थी, ऑलरेडी डायग्नोज केस था अस्थमा का, 3 साल से ज़्यादा। इसकी एग्रेवेशन टाइमिंग इवनिंग में थी, और जब हम इसका पूरा केस ले रहे थे तो ये लड़की इतनी इनोसेंट तरीके से सब कुछ देखती जा रही थी, और मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा था। ये चाह रही थी यहाँ पे कुछ नया मिल जाए या मैं डॉक्टर साहब से कुछ नया पूछूं। जब सब कुछ हमारी क्वेरीज हो गई उनकी मदर से, उनके फादर से, तो उस बच्ची ने मेरे से एक बात सवाल पूछा, और मैंने लिखा हिंदी में, डॉक्टर अंकल ये बताइए कि मुझे ये शाम को ही सांस क्यों फूल जाती है। तो इसके इस क्वेश्चन से ही मैं समझ गया कि मैंने कहा यार ये लड़की जब इतना अभी से जानना शुरू कर रही है कि मेरी सांस अभी से क्यों फूल जाती है। गुड लिसनर थी, बहुत कीन ऑब्जर्वर थी, थोड़ी ओबीज थी, और कॉन्स्टिपेशन भी था। तो हमें लगा कि लाइकोपोडियम देना चाहिए। हमने लाइकोपोडियम दी, और लाइकोपोडियम जो देने का तरीका था वो हमारा ये था कि लाइकोपोडियम 200 CH की हमने वाटर डोज दी, जो हमने सुबह 8 बजे से हर आवरली शुरू कराई और 3 बजे तक दी, क्योंकि हमें ये भी पता है कि जब एग्रेवेशन का टाइम आता है तो उस समय मेडिसिन नहीं देनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर वाटर डोज के बारे में बता दूं कि जो डॉक्टर हैनीमैन या तो बाकी सब लोग जितने भी कहते हैं, वो 100 ml वाटर में हम लोग 1 ड्रॉप ऑफ पोटेंसीज की डालते हैं। 1 ड्रॉप भी अब हम लोग बहुत स्पेसिफाई करने लगे हैं कि 1 ड्रॉप ही हो, क्योंकि अभी तक तो बहुत सारे लोगों को होम पेस को ये भी नहीं पता कि 1 ड्रॉप एक्चुअली है क्या। तो 1 ड्रॉप ऑफ वाटर हमने 100 ml में ली, उसको शेक किया, और हर एक आवर पर एक एक स्पून दी। 8 बजे, सुबह 8 बजे से लेकर के शुरू की, और 3 बजे तक हमने उसको दिलवाई। और हमने उसको इंटरकरेंट पूरे 6 महीने में ब्राइनिया एल्बा को सिर्फ 2 बार यूज़ करा उसके एक्यूट्स के लिए, क्योंकि हमें ये समझना चाहिए, हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने एक मेडिसिन दे दी तो उसका एक्यूट नहीं आएगा। लगभग 90% अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन बहुत अच्छी है तो उसका एक्यूट उसकी एक्यूट मेडिसिन से ज़रूर मैच करेगा, ये कंफर्म है। हमने उसको 6 महीने के अंदर ब्राइनिया 30 को 2 बार यूज़ किया, और अगले 6 महीने के अंदर हमें वो लड़की इस ब्रीथलेसनेस से, इस अस्थमा से परफेक्ट हो गई। अभी भी अंडर ट्रीटमेंट है, लेकिन अब उसको ना तो वैसी सांसें फूलती हैं, ना ही अब उसको शाम को ऐसी सांसें फूलती हैं जैसे वो पहले परेशान होती थी। हमने एक्सरसाइज पे भी रखा हुआ है, और हम जितने भी अस्थमा के केस हैं उनको हम 2 से 3 साल तक अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं। अब उसको 2 साल होने जा रहे हैं, अभी तक तो कोई दिक्कत आई नहीं है किसी भी सीजन में। और उस लड़की ने भी ये कहा है कि आप पहले से डॉक्टर मिले, या उनकी मदर ने भी हमें ये बताया कि
ऐसा पहले डॉक्टर मिले जिन्होंने हमें ये बताया कि एक्चुअली इसको शाम को ही प्रॉब्लम क्यों हो रही है, वरना जितने भी फिजिशियन से वो इससे पहले इलाज करा पाई थी, वो कोई भी, जितने भी मॉडर्न मेडिसिन या जितने भी होम्योपैथिक फिजिशियन है, वो तक भी ये नहीं बता पाए कि एक्चुअली शाम को ही क्यों प्रॉब्लम आती है। ये शाम को जो प्रॉब्लम आती है, इसका हमारे बेसिकली हार्मोन्स पे स्टेरॉइड्स का भी एक रोल है, क्योंकि स्टेरॉइड के जितने भी लेवल हैं वो भी शाम को 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक या 9 बजे तक बिल्कुल शट डाउन हो जाते हैं, इसलिए शाम को वीकनेसेस फील होती हैं। लेकिन लाइकोपोडियम की वीकनेस या लाइकोपोडियम के एग्रेवेशंस सबसे अलग हैं। तो आज के लिए मुझे लगता है कि बहुत है लाइकोपोडियम। अगर आप लोगों को समझ में आई तो ज़रूर मुझे बताइएगा, और मेरे पढ़ने का या मेरे पढ़ाने का तरीका यही है लाइकोपोडियम पर, और जो भी क्वेश्चंस हैं शायद मैं जिसका जवाब दे पाऊंगा मैं ज़रूर दूंगा। डॉक्टर श्वेता प्लीज। थैंक यू सर, इट इज रियली वेरी एक्सीलेंट और हमें हर बार आपसे कुछ नया सीखने को मिलता है। मैंने आपको 2014 में ज्वाइन किया, तब तक हम सिर्फ स्टैट डोज के बारे में जानते थे कि ठीक है टंग डोज दे दिया, 1 डोज दे दिया, बट आपके साथ रह के जो ये पोटेंसी एप्लीकेशन जो ये रिजल्ट देती है, मतलब इट इज सेम लाइक हम स्टैट डोज दे रहे हैं और इसमें हम मेडिसिन सिर्फ अप्लाई कर रहे हैं और फ्यू सेकेंड्स में हमें रिजल्ट मिल रहे हैं। तो दिस इज रियली अमेजिंग और हर बार आपसे कुछ नया सीखने को मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। हर बार आप बहुत कुछ नया सिखाते हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस। देयर आर सम few questions. Dr. Madhure, she asked why we can't start a case with lycopodium, as in Allen's it is mentioned कि we should not start a case with lyco. देखिए मैंने आपको बताया ना कि जब हम लाइकोपोडियम या पल्सिला, मैं दोनों मेडिसिन के बारे में बता रहा हूँ, शुरू में ही बता दिया था कि जो मेरे सर थे डॉक्टर एस.के. डे सर, उन्होंने मुझे शायद 3rd ईयर में बताया था कि लाइकोपोडियम और पल्सिला को आप पहली बार में अगर पहचान रहे हैं तो आपकी मैथमेटिक्स या तो बहुत अच्छी है या आप बहुत लकी हैं कि आप उन दोनों को पहचान पाए। तो जनरली मैंने आपको जो इतना सब कुछ थीम बताई वो सिर्फ इसलिए बताई कि लाइकोपोडियम इतना ज़्यादा इनोवेटिव और इतना ज़्यादा सीक्रेटिव होता है कि वो आपको पहली बार में सिम्टम शायद ना दे। अगर आप उनसे पहली बार में सिम्टम ले पा रहे हैं तो या तो आप बहुत अच्छे ट्रेंड फिजिशियन हैं या आपको वो सब एक्सपीरियंस हो चुके हैं। अब ऐसा नहीं है, इतने साल की प्रैक्टिस के बाद में अब मैं भी बहुत जगह पहली बार लाइकोपोडियम यूज़ करना शुरू कर दिया, मैंने आपको बताया भी केस के बारे में। तो लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि मैं हमेशा लाइकोपोडियम को पहली बार में दूँ, मैं फिर भी वेट करता हूँ क्योंकि लाइकोपोडियम बहुत डीप एक्टिंग मेडिसिन है। मैं आप सब लोगों को बता रहा हूँ, हमने 3 केसेस को स्टेरिलिटी में जाते हुए देखा है लाइकोपोडियम से। लाइकोपोडियम की मेडिसिन जो पोटेंसीज है वो गलत चूज करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है। और ये सिर्फ इसी मेडिसिन के साथ नहीं, बहुत सारी ऐसी डीप एक्टिंग मेडिसिन है जिन पे आपको अच्छे से काम करना चाहिए। हम लोग गलती कहाँ करते हैं, हम लोग गलती करते हैं कि हम लोग ऑब्जर्वेशन नहीं करते। ऑब्जर्वेशन जैसे हम लोग अभी जो क्लिनिकल्स में काम कर रहे हैं, मैं अपने स्टूडेंट को बोलता हूँ कि आप मेडिसिन दो, उससे पहले उनकी पल्स देखो, उनका बीपी चेक करो, और उसके बाद फिर 5 मिनट बाद, हर 10 मिनट बाद, हर 15 मिनट बाद या 1 घंटे बाद हम उनका बीपी और पल्स चेक करते हैं। और देयर आर मैनी चेंजेस। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो यहाँ पे हैं जो फील करते हैं कि हाँ डॉक्टर साहब सर पल्स में चेंज आ गया विद इन ए सेकेंड्स, विद इन ए मिनट्स, और ये हम लोग ऑब्जर्वेशन नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारी अपनी गलतियाँ हैं। तो मैं हर एक से ऐसा गुजारिश करता हूँ कि सब लोग अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में ऑब्जर्वेशन जरूर करें, वो चाहे मिनटों का हो, वो चाहे सेकंडों का हो, वो चाहे 1 दिन का हो, चाहे 2 दिन का हो, चाहे 10 दिन का हो। ऑब्जर्वेशन करना बहुत जरूरी है। और ये हो सकता है कि आप लाइकोपोडियम बहुत पहले से देते आ रहे हैं तो शुरुआत में दे सकते हो, लेकिन मुझे थोड़ा कॉशियस रहना पड़ता है जी। सर डॉक्टर यशपाल पूछना चाहते हैं कि जहाँ पर पैथोलॉजिकल चेंजेस होते हैं वहाँ हमें जैसे कि हेपेटाइटिस या कोलेसिस्टाइटिस के केसेस होते हैं, तो हमें प्रेफरेबली कौन सी पोटेंसी यूज करनी चाहिए? देखिए जहाँ तक हम लोग लीवर की बात करते हैं तो हम जब पिछले कुछ दिन पहले परसों जब हम लीवर पे बात कर रहे थे तो डॉक्टर शैलेंद्र ने भी बोला था कि मदर टिंचर यूज़ नहीं करने चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो मदर टिंचर्स हैं वो हमें बड़े कॉशियसली यूज़ करने चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप मदर टिंचर्स को कैसे भी यूज़ करो, कोई भी डोजेज नहीं है, हर एक की एक सिग्निफिकेंट डोजेज होती हैं और मदर टिंचर को देने का भी एक तरीका होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि लीवर कितना डैमेज हो गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे अच्छी पैथोलॉजिकल केसेस में वाटर डोजेज होती हैं, जहाँ पे आप पोटेंसीज को जितना ज़्यादा डाइल्यूट करेंगे उतना अच्छा है।
और हम लोग ऐसे पैथोलॉजिकल केसेस में ज़्यादातर 3CH या 6CH से शुरू करते हैं और उसके बाद पोटेंसी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। या ऐसा लगता है कि हमें कोई बहुत ज़्यादा मेंटल सिम्टम्स, बहुत ज़्यादा मेंटल स्टेट जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग मिल रही है, तो हम लोग इनिशियली भी हाई डोजेस दे देते हैं। तो हम जो रिकमेंड करते हैं वो 6C या 3C, आपको इसमें से जो भी मिल रही है यहीं से शुरू करिए और वाटर डोजेस दीजिए बस। और सब जानना चाहते हैं सर, ये जो एप्लीकेशन मेथड है एक्चुअली ये क्या है? अच्छा देखो, एप्लीकेशन मेथड के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो एप्लीकेशन के बारे में आपने होम्योपैथी में बहुत सारा कुछ पढ़ा होगा, लेकिन अब से मैं, क्योंकि मैंने एनाटॉमी शायद मुझे लगता है या कह लो मैंने ज़्यादा पढ़ी है, और मुझे लगता है कि एनाटॉमी के हर एक सेक्शन को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। जब हम पल्स देखते हैं, जब हम बॉडी का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो हमें हर जगह अलग अलग चीज़ों पे ब्लड सर्कुलेशन मिलता है। एनाटॉमी से मतलब मेरा एनाटॉमी के साथ साथ फिजियोलॉजी भी है, क्योंकि जब हम ब्लड सर्कुलेशन को पढ़ते हैं, और मैं अपने स्टूडेंट का सबसे पहला लेक्चर ब्लड प्रेशर या ब्लड के सर्कुलेशन का लेता हूँ। आप अभी भी, अगर बहुत सारे लोग जो इस समय सुन रहे हैं, वो आप अपनी राइट पल्स और लेफ्ट पल्स दोनों को चेक करके देखो, दोनों में बहुत डिफरेंस मिलेगा। इसके अलावा जो 7 पल्सेज होती हैं उनको चेक करो, आपको बहुत डिफरेंस पता लगेगा। आपको पता लगेगा कि हम लोग इंडिविजुअलाइज कितना सिग्निफिकेंट कर सकते हैं। मतलब होम्योपैथी एक ऐसा सब्जेक्ट, ऐसी साइंस है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को टच कर रही है, तो वो कितनी स्ट्रॉन्ग होगी, कितनी हल्की सी डोजेस आपको कितना अच्छा सा काम दे सकती है, ठीक है ना। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो एनाटॉमी पढ़ने के बाद ही आप, मुझे लगता है कि इस चीज़ को समझ पाएंगे। और कभी भी आप हमारी क्लिनिक आएँ तो मैं आपको जितना हो सकता है सिखाने की कोशिश कर सकता हूँ। सर डॉक्टर प्रीति शुक्ला पूछ रही हैं कि क्या आप जो लाइकोपोडियम की फिजिकल अपीयरेंस होती है, क्या उसको भी इम्पोर्टेंस देते हैं इन सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन? जी बिल्कुल। जब हम लाइकोपोडियम की बात करते हैं, और हमारे एक मैथमेटिक्स के टीचर हुआ करते थे जो हमेशा लाइकोपोडियम और थूजा को गणेश जी से कंपेयर करते थे। मतलब पेट निकला हुआ, चेस्ट नीचे की तरफ, ठीक है, फिजिकली वीक, आप उनसे काम नहीं करा सकते, वो आकर के आपकी सीट पे बैठ गए तो समझो आप बैठ ही गए। तो फिजिकल अपीयरेंस और जो ऑब्जर्वेशन है, ये होम्योपैथी की एक बेसिक थीम है, और इसके बिना तो मुझे नहीं लगता कि होम्योपैथी कहीं आगे बढ़ेगी। तो ऑब्जर्वेशन और उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस, ये बहुत मायने रखती हैं। मैं भी नोट करता हूँ लाइकोपोडियम की। One more question is there, sir, from Dr. Dhaval. He asked, has lycopodium patient cover alcoholism, yeah, or ailments from business loss or cheated in business, sweet aversion, fatty liver, and chronic mastitis? हाँ सर, मैंने आपको बताया अभी, सबसे पहला ही मैंने पॉइंट बताया कि जो इसके स्पोर्स हैं वही हिपेटोसाइट्स जैसे दिखते हैं। तो जो चीफ एक्शन है लाइकोपोडियम का, वो बेसिकली लीवर पे है। जो नक्स वोमिका जैसी मेडिसिन है, उनका चीफ एक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन्स पे है। तो अलग अलग चीज़ें हैं। आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लीवर के लिए और भी बहुत सारी मेडिसिन देती हैं। लाइकोपोडियम और चाइना मुझे लगता है सबसे अच्छी मेडिसिन है। लेकिन अल्कोहलिज्म को छुड़ाने के लिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको ये थीम पकड़नी होगी कि वो जो लाइकोपोडियम का पेशेंट है वो क्यों ऐसा कर रहा है। लाइकोपोडियम की आपको एक खास बात और बता दूं कि लाइकोपोडियम इतना इनोवेशन में लीन रहता है कि वो अपनी इनोवेशंस बेकार नहीं होने देता। तो वो शायद ड्रिंक भी उतनी ही करता है जिस उसको लगेगा कि हाँ यार मैं मरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मैं मर गया तो मेरी इनोवेशन सारी खराब हो जाएंगी। बाकी दूसरे पेशेंट्स में बहुत अलग होता है। नक्सोन का पेशेंट जब एक बार शराब पीने में आता है तो बहुत ज़्यादा पी लेता है, लेकिन लाइकोपोडियम बहुत समझदार है। अगर वो किसी पार्टीज में बैठा भी है तो भी उसको ये पता है कि ऐसा ना हो कि मैं बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके मैं अपनी सारी इनोवेशंस इनको बता दूं। तो इस चीज़ पे लाइकोपोडियम बहुत सोचता है, और लाइकोपोडियम लीवर के लिए वाकई में अच्छी मेडिसिन है। Okay, thank you so much, sir. It's overall a very nice lecture, and I request our patron, Dr. VP Singh sir, to. अक्षयता एक मिनट, मैं कुछ और क्वेश्चन बता देता हूँ क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। डॉक्टर नेहा कार्तिक पूछ रही हैं कि व्हाई सो सीक्रेटिव इफ ही इज सक्सेसफुल। तो मैंने आपको बताया था डॉक्टर साहब की शुरुआत में ही कि जो टेरिडोफाइट्स आए थे तो इन्होंने सीड बनाया था, और ये कि इनकी ऐसी इनोवेशन थी जो किसी को लीक नहीं करने देना चाहते थे। हालांकि पूरा वर्ड इन्हीं से बना, जो आज के वर्ड के मॉडर्न प्लांट्स हैं वो भी सब इन्हीं की देन है, लेकिन वो बहुत सीक्रेटिव रहते हैं अपनी चीज़ों को लेकर के। वो चाहे सक्सेसफुल हो या ना हो, आपको उनकी थीम्स का जनरली पता नहीं लगेगा। आपको मुकेश अंबानी जैसे लोगों की थीम का शायद किसी को भी ना पता लगे।
ये ऐसे लोग हैं जो अपने एम्प्लॉयज को भी शायद कुछ नहीं बताते, वो कहते हैं कि नहीं यार मैं करूँगा। ऐसे लोग लाइकोपोडियम के लोग जितने भी होते हैं वो जब काम हो जाएगा तब वो बताएंगे कि हाँ हमने ये कर दिया, उसके बाद आपको ये नहीं बताएंगे कि कैसे किया, काम हो गया दैट्स एनफ, कैसे हुआ इसके बारे में भी शायद आपको ना बताएं। तो सीक्रेटिव इसलिए है क्योंकि उन्होंने ऐसी इनोवेशन दी थी इस दुनिया को जो शायद कहीं नहीं मिली। और सर लोकल एप्लीकेशन के बारे में प्रीति शुक्ला जो पूछ रही हूँ आपने बता ही दिया। और 7 टाइप्स के पल्स डॉक्टर भारत पूछ रहे हैं, तो सर ये बहुत बड़ा टॉपिक है। मुझे शायद पल्स पढ़ाने के लिए डॉक्टर श्वेता को 5 साल से ज़्यादा हो गए, तब भी 7 जगह की पल्स देखना इन लोगों को नहीं आ रहा, और मुझे खुद देखने में शायद 4 से 5 साल मुझे भी लग गए थे। मैंने फर्स्ट ईयर से पल्स पे बहुत अच्छा से काम किया है, उनको सीखता हूँ, देखता हूँ, और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी अलग अलग पल्स को फील करो और देखो कि वो क्या कहते हैं। जी डॉक्टर श्वेता, एक और क्वेश्चन है डॉक्टर देवेश का। सीक्रेटिव होने का एक रीजन ये भी हो सकता है कि दे हैव लेस कॉन्फिडेंस। किसका? Lycopodium is secretive, so because they have less confidence. No. नहीं मैम, कभी भी नहीं। I read somewhere कि they have. वो जब भी लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस शो करेगा वो सिर्फ आपके लिए शो करेगा या अपने बचाव के लिए शो करेगा, वरना उसमें जो कॉन्फिडेंस होता है वो शायद किसी और मेडिसिन में होता ही नहीं। नहीं सर, वो शो नहीं करते, दे ओवरकम दैट कॉन्फिडेंस, मतलब वो शो नहीं करते, वो इस चीज को छुपाते हैं कि वो दिखाते हैं कि हमारे में फुल कॉन्फिडेंस है, दे आर फुल कॉन्फिडेंट, लोगों को ये दिखाते हैं, बट अंदर ही अंदर उनको पता है देयर इज सम फियर, देयर इज सम एंजाइटी, बट वो उस चीज को ओवरकम करने की कोशिश करते हैं हमेशा। लाइकोपोडियम की एक खास बात बता दूं कि जिस समय लाइकोपोडियम बहुत ज्यादा बीमार होता है उसकी ज्यादातर इनोवेशंस भी तभी होती हैं, ये सबसे खास बात है। आर्सेनिक पेशेंट हमेशा अपनी रेस्टलेस में मात खा जाता है, नक्स वोमिका अपने गुस्से में मात खा जाता है, कैलकेरिया का क्योंकि लेजी है इसलिए मात खा जाता है। तो ऐसी बहुत सारी मेडिसिन है जब हम कंपेयर करते हैं, सल्फर क्योंकि फिलोसफर है अपने वैसी एनर्जी वेस्ट कर देता है, लेकिन लाइकोपोडियम एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी बीमारी के साथ भी इनोवेशंस देता आता है और बहुत अच्छी से इनोवेशंस करता है। इस दुनिया में मुझे लगता है कि जितने भी इनोवेशंस हैं वो शायद इसी मेडिसिन के देन है या इसी टाइप की मेडिसिन के देन है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे होम्योपैथ जो रिसर्च से रिलेटेड हैं वो लाइकोपोडियम की बाकी बची हुई 47 स्पीसीज पे काम करें। हो सकता है हमें कुछ ऐसी इनोवेशंस मिल जाएं जो शायद कहीं हमने सोची भी ना हो। और अभी तो हम डॉक्टर हैनीमैन सर के सिर्फ वो जो 30-40 मेडिसिन है सब उनको भी हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो सोचो कितना अथाह सागर है, इतना अथाह सागर है होम्योपैथी में जो हम शायद अभी खोज भी नहीं पा रहे हैं। अब एक रिक्वेस्ट आई है लेकेसिस के बारे में कुछ लाइन बोलें, तो लेकेसिस के बारे में, क्योंकि लेकेसिस मेरी और अच्छी फेवरेट रेमेडी है, एक ऐसी रेमेडी है जिसको हम ये कह सकते हैं कि लाइकोपोडियम मेल और लेकेसिस फीमेल, दोनों ही अपने अपने टाइम की एक अलग अलग मेडिसिन हैं, दोनों ही अपने बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि लेकेसिस का एग्रेवेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, वो पूरी नाइट एग्रेवेशन में निकाल देता है, लाइकोपोडियम जो है पूरी नाइट इनोवेशंस में निकाल देता है। दोनों के अलग अलग रिलेशंस हैं, एक इनोवेशंस पे लगा रहता है, एक एग्रेवेशंस में। एक की सेक्सुअलिटी बहुत वीक है, लाइकोपोडियम सोचता है कि इतना में सेक्सुअलिटी, एक सिम्टम और है लाइकोपोडियम का कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता, ये बहुत बड़ा सिम्टम है। आप जितने भी ऐसे लोग से मिलेंगे मेल से, तो अपनी उनकी वाइफ से पूछेंगे सब घर के लिए क्या करते हैं, कुछ भी काम नहीं करते, वाइफ उनके ऐसी बोलती हैं। लेकिन जो लाइकोपोडियम है वो ये सोचते हैं कि अगर मैंने कोई इनोवेशंस कर दी, कोई ऐसी इनोवेशंस कर दी तो मेरा घर तो अपने आप चलता रहेगा, ये घर के जो लिए हैं जो बाकी सब होम्योपैथ्स हैं, वो जो बाकी मेंबर्स हैं वो सब करते रहेंगे। तो लाइकोपोडियम एक ऐसा इंटेलिजेंट आदमी है कि वो अपने घर को बहुत अच्छे से बांधे रखता है, आपको ये भी फील नहीं होने देगा कि मैं इतना सारा काम कर रहा हूँ और वो आपके लिए सब कुछ करता भी रहेगा। अगर लाइकोपोडियम के फैमिली को कुछ हो जाता है तो मुझे लगता है कि लाइकोपोडियम एक ऐसा व्यक्ति जो सबसे पहले सामने आ जाएगा और अपनी फैमिली को बचा लेगा। तो इसलिए ये सिम्टम जो है कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, ये सिर्फ ऐसा सिम्टम है जो हमें बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए, बहुत सोच समझ करके हमें काम करना चाहिए। किसी भी क्रॉनिक या कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन को
बिना अटेंडेंट के वेरिफिकेशन के आपको शायद नहीं देना चाहिए, चाहे अटेंडेंट को अलग से बुला करके बैठाओ, बात करो। लेकिन किसी भी ऐसे अच्छे केसेस को जब हम काम करते हैं, मैं ये नहीं कहता कि मैं हर एक पेशेंट के साथ ऐसा करता हूँ, लेकिन पूरे दिन में शायद 2 केस ऐसे जरूर होते हैं जिन पे मैं अलग से काम करता हूँ, उनकी फैमिली से बात करता हूँ, उनकी फैमिली से अलग फोन पे टच में रहता हूँ, ताकि मुझे पता लगे कि उनके सिम्टम क्या है, कि क्या जो वो उन्होंने आकर के बताया वो ठीक था या उनसे अलग भी कुछ है। हालांकि जब हम अभी पिछले वेबिनारों में डॉक्टर NC चटर्जी सर कुछ सुन रहे थे, तो उन्होंने एक बात कहा था कि अगर वो झूठ भी बोल रहा है पेशेंट, तो भी उसका एक वो सिम्टम है, तो हमें समझ में आया। लेकिन वो जो झूठ है वो किस लेवल का है, ये उसका अटेंडेंट ही बता पाएगा। और अटेंडेंट भी आप ही को चूज करना पड़ेगा कि वो उसकी वाइफ है, उसका भाई है, उसकी बहन है या कोई और है। ये अटेंडेंट चूज करना भी एक फिजिशियन का ही काम है। लाइकोपोडियम और लेगेसिस दोनों अलग अलग चीजें। मैं शायद एक दिन लेगेसिस के बारे में भी ऐसे बताऊंगा तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि लेगेसिस जो मेडिसिन है वो जिस स्नेक से बनी थी, आपको सबको मालूम होगा कि वो शायद 150 साल पहले ही एक्सटिंक्ट हो चुका है इस वर्ड से, लेकिन आज भी हमारी लेगेसिस वैसे का वैसे ही काम कर रही है जैसा 200 साल पहले शुरू हुई थी। कैसे काम कर रही है, क्या काम कर रही है, ये आप सब लोग जानते ही हैं। जी, और कोई क्वेश्चन? नो सर, और कोई क्वेश्चन नहीं है। एंड हम जरूर चाहेंगे कि अब आप एक लेक्चर हमें लेगेसिस के पर भी जरूर लें, और आपका ड्रीम्स ऑफ स्नेक्स भी हमें सुनना ही है, तो उसके लिए भी बिल्कुल सर आप जरूर हमारे साथ शेयर करें। नाउ आई वांट टू रिक्वेस्ट आवर पैटर्न डॉक्टर VP सिंह सर टू गिव वर्ड्स ऑफ थैंक्स। डॉक्टर श्वेता, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है एक्चुअली, और सभी लोगों की डिमांड भी है कि नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यूएशन में डॉक्टर दीपक शर्मा का ही रखा जाए। सभी लोगों का डिमांड है एक्चुअली कंटिन्यूएशन में रखा जाए तो और अच्छा लगेगा, और बहुत ही अच्छा। मैंने तो आज अब इस लॉकडाउन के टाइम में A1+ का ग्रेड दिया है डॉक्टर दीपक शर्मा के लेक्चर को। बहुत अच्छा लेक्चर है, बहुत बढ़िया, और कंटिन्यूएशन में रखा जाए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऑर्गेनाइज किया जाए नेक्स्ट लेक्चर। जरूर सर, हम जरूर करेंगे। और सर एक क्वेश्चन और है कि आपने ये जो मटीरियल मेडिकल के लिए कौन सी बुक्स रेफर की है, प्लीज अगर बता दें। देखो, मैं सबसे कम पढ़ने वालों में से हूँ। मैं शायद कुछ भी नहीं पढ़ता, मुझे जो भी किताब मिल जाती है मैं बस पढ़ के ख़त्म कर देता हूँ। ये मेरी शुरू से आदत रही है कि अगर मेरे पास कोई नई बुक आई है तो मैं उसको 48 घंटे या मैक्सिमम 1 वीक, चाहे वो कितनी मोटी है, गाइडन जैसी किताब को भी मैंने 1 हफ्ते में ख़त्म किया है, और उसके बाद उसको रख देता हूँ। उसके बाद दूसरी किताब उठा करके पढ़ना, तो जो मेरे सामने किताब आती है मैं उसको पढ़ता हूँ और उसको उठा करके रख देता हूँ। जब भी कभी रेफरेंस की जरूरत होती है तो मैं उठा लेता हूँ। और मैथमेटिका के बारे में जहाँ तक मुझे पता है, मेरे पास जितनी भी बुक्स हैं, मुझे लगता है मैं नेट पे कोई भी किसी ग्रुप में कुछ पढ़ लेता हूँ, बस मुझे उतना भी अच्छा लग जाता है। उसको वेरिफिकेशन जरूर करता हूँ। ये जरूर कहना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले टेक्स्ट बुक को रिफर जरूर करना, किसी भी सोर्स से पहले। अगर आपको सोशल मीडिया पे या किसी टीचर से भी कुछ मिल रहा है, तब भी सबसे पहले टेक्स्ट बुक से कंफर्म करना कि वो सही है या नहीं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर डॉक्टर श्वेता जायसवाल हम आ गई हैं और वो अपनी वीडियो ऑन कर सकती हैं, तो वो प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दे दें तो हमें अच्छा लगेगा। और थैंक यू डॉक्टर VP सिंह सर, इतने अप्रिशिएशन के लिए। आप सब लोगों का धन्यवाद है। नहीं, मेरी नहीं, सभी की रिक्वेस्ट है कि आपका कंटिन्यूएशन में लेक्चर और हो जाए। ठीक है सर, बिल्कुल होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि सब लोग ये जरूर जानना चाहते हैं कि पल्स के क्या रिलेशन है। तो नहीं, जो भी हो, डॉक्टर दीपक शर्मा पिक्चर में आएंगे तो वही बहुत अच्छी, और मैं समझता हूँ कि आप बहुत अच्छे लेक्चर लेके आएंगे। थोड़ा मेहनत कर लीजिए, परसों का रख लीजिए, संडे का। ठीक है सर। संडे को सर एक्चुअली है कि इस समय संडे को है तंबाकू दिवस, कुछ ऐसा है, नशा मुक्ति केंद्र पे। तो हम लोग एक अच्छा सा वेबिनार कर रहे हैं, वो शायद दोपहर को, मंडे को रख लीजिए। हाँ, दोपहर को 2 से 4 बजे तक संडे को हम सब लोग मिलेंगे, और पूरी इंडिया से बहुत सारे लोग हैं जो आ रहे हैं, जिसमें हमारे साथ डॉक्टर भारत भूषण, डॉक्टर श्वेता सिंह भी रहेंगी, और वो तंबाकू च्यूइंग के बारे में बताएंगी। तकरीबन लगभग 12 से ज़्यादा स्पीकर हो सकते हैं, ऐसा हम कुछ प्लान कर रहे हैं 31 का। तो हम लोग मंडे को या कभी भी मिल लेंगे सर। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा। और किसी की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे 9711153617 पर पूछ सकते हैं। दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन की मेंबरशिप लेने के लिए आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं इसी नंबर पर, या हमारी वेबसाइट www.dhma.in पर जाकर के मेंबरशिप के 3 स्टेप हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो स्टेप्स हैं वो थोड़े
आपको टिपिकल लग सकते हैं लेकिन बहुत इजी हैं। आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जो जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं। जब तक वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो जाएगी तब तक हम लोग DHMA की मेंबरशिप शायद अलाउ नहीं करते हैं। इसीलिए हमारे पास शायद 8 से 10 लोगों ने मेंबरशिप ज्वाइन करी थी। हम लोग उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने में लगे हुए हैं। 2 मेंबर डॉक्टर धवल पटेल, जिनके बारे में आपने पहले सुना, और डॉक्टर श्वेता जायसवाल, ये दोनों हमारे ऑलरेडी मेंबर बन चुके हैं। तो इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने DHMA को चुना। एक नासिक से हैं और एक गुजरात से हैं। तो आप सब लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग भी DHMA की मेंबरशिप लें और DHMA को आगे बढ़ाने में मेरा साथ जरूर दें। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर श्वेता सिंह, डॉक्टर VP सिंह सर, मेरे सारे सभी साथी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। डॉक्टर ऋचा आई थी यहाँ? डॉक्टर श्वेता? हाँ जी सर, डॉक्टर ऋचा थी। अभी हैं? यस, शी इज देयर। डॉक्टर ऋचा सुनिए तो जरा वीडियो ऑन कर लें प्लीज। डॉक्टर ऋचा प्लीज अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए। डॉक्टर ऋचा सर अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। हाँ जी, मैं अभी करता हूँ जी, कर दिया मैंने। She is not there. यस सर। जी डॉक्टर ऋचा, हाँ जी सर। हम आपको भी कभी सुनना चाहेंगे। आप ये हो तो जरूर। इस वक्त हम आपको देखना भी चाह रहे हैं डॉक्टर ऋचा। नहीं, इट्स ओके। कोई बात नहीं, हम सुनना भी चाहेंगे तो जब चलो हम नेक्स्ट टाइम जरूर देखना चाहेंगे आपको। जी ओके श्योर। थैंक यू डॉक्टर ऋचा। डॉक्टर श्वेता, मीटिंग और एंड कर दूं? हाँ जी, हाँ सर, बाय सर। नमस्ते सर। नमस्कार।